पिछली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇਹ ਉਰੇ ਤੱਕ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਐਨਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਮਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਲਓ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਮਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਡ इंट्रोड्यूस कराया गया सी रेलवे और बस टिकट खरीदने के लिए कार्ड, ताकि छुट्टे पैसों की मगजमारी नहीं हो। कौन इशू करता है? बाय इशू था सॉरी बैंक करूँगे, इशूड बाय बैंक्स, लेकिन ये कंसैप्ट इंट्रोड्यूस बाय दी अर्बन मिनिस्ट्री लिखा होया इधरली साइड। वन नेशन वन कार्ड मॉडल के अंदर ये आंदा है तो बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स with the help of NPCI, Bharat Electronics Limited, BAIL company and some banks. It helps developing special cards to pay tickets। ठीक है, यही कुछ बैंक्स की हेल्प ना बैंक तो ही मिलता है, असल च इशूड बाय बैंक कराया जाता है। ये नाल तुसीं किते भी यूज़ हो सकता है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड मैट्रो बस दे विच किते सब अर्बन रेलवेज़ दे विच टिकट वगैरह टोल पार्किंग करनी है तुसीं, है ना, अपना पार्किंग करनी, स्मार्ट सिटी पेमेंट्स करनी है, सब किते यूज़ हो जाता है। ऑल्सो फॉर दी रिटेल शॉपिंग। ठीक है, सो कुछ सिस्टम भी होने हैं। स्वीकार है, स्वागत है। स्वीकार के लिए जो सिस्टम यूज़ कराया जाता है इधर लिखा होया कि हाँ जी आह ऑटोमेटिक फेयर कलैक्शन सिस्टम यूज़ किया जाता है। स्वागत के लिए हाँ जी, स्वागत लिए किहड़ा सिस्टम यूज़ किया जाता है जी? स्वचालित ऑटोमेटेड गेट एट रेलवे बस स्टेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो ये सिस्टम है, कुछ ज़्यादा खास नहीं हैगा, बस इन्ना के टॉपिक है। हुण आप अगला टॉपिक करूँगे, इधरली साइड देखो, अगला टॉपिक करूँगे आला फास्टैग नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। पहले आप हाईवे पे गाड़ी लेके जाओ तो रोक के फाटक पे आपने टोल नाके पे कैश आपने चेकिंग वाला टाइम चला जाए तो एनबीसी ने बनाया फास्ट टैग, वो ऐसा कि कार्ड में स्टिकर चिपका दो, मोबाइल या चीज में पैसा 500 रुपए और इधर टोल नाके पे टोल चलाओ 50 रुपए, तो उतना पे करोगे बैलेंस बचा 450। सो दैट इज फास्ट टैग या एनी इजी, वैसा उसका टेक्निकल कुछ नाम है, ई टोल कलेक्शन। ये टेक्नोलॉजी याद रखिए, टेक्नोलॉजी उसकी क्या है? आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। वो क्या होता है साइंस में देख लेना। अब सरकार ये सोचती है कि उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि हर एक कार के अंदर मान लो जीपीएस लगा दिया जाए और वो जितने किलोमीटर चले उतना हाईवे में पैसा काट दें सैटेलाइट से देख के, कोई टोल लगा उसके ऊपर ये सब फास्ट टैग लगाने की जरूरत नहीं। तो ऐसे भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन, उसके बारे में आगे हम लोग पिलफाई इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे। सो हुण आप इधर पढ़ लेंगे जो सर ने हुणी पढ़ाया। फास्टैग है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन है। फास्टैग्स आर प्रीपेड रिचार्जेबल टैग्स है दैट अलाउ फॉर दी ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन, है ना, एट इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन गेट्स रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਅੰਡਰ ਦੀ ਹਾਈਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। 2 ਐਪਸ ਕਿਹੜੇ ਮਾਈ ਫਾਸਟੈਗਸ ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਪਾਰਟਨਰਸ ਟੂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ठीक है, NPCI हैज़ डेवलप्ड दी नैशनल इलैक्ट्रॉनिक टोल कलैक्शन। NPCI ने कराया है यदि NHAI की हेल्प करने लिए उन्हें इस चीज़ इस टैक्नोलॉजी को डेवलप कराया है। होर की बैनीफिट्स हैं? मैंडेटरी फॉर ऑल व्हीकल्स, फास्टर मूवमेंट हो जूगी, है ना। 2024-25 के गवर्नमेंट प्लैनिंग कर रही है टू रिप्लेस दी फास्टैग विद दी सैटेलाइट बेस्ड टोल कलैक्शन, कहते 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ MDR ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੈਨੇ ਕਿ ਹਾਂ MDR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਰਚੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਚੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੀਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮਰਚੈਂਟ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਚਾਹੇ 10,000 ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ 9800 ਮਿਲਦਾ। ਜੋ ਇਹਦਾ 200 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। MDR क्या है? एक फीस है जो कि एक मर्चेंट ਨੂੰ पे करनी ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ टू हिज एक्वायरर बैंक फॉर एवरी कार्ड ट्रांजैक्शन, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ MDR ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ एक्वायरर ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 3 ਪਾਰਟੀਜ਼ 'ਚ डिवाइडेड ਹੁੰਦੀ ਹੈ, शेयर्ड ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂਇੰਗ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਕੋਲ ਜੋ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਰਚੈਂਟਸ एक्वायरिंग ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ठीक है, ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। और पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर्स जो बीच आ वाले वीज़ा मास्टर कार्ड वाले जाने हैं, ठीक है जी। MDR इस तरीके दे नाल जो MDR कट होंदा मर्चेंट का प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल ही खत्म कर दिंदा है। डिस्करेज दैम फॉर यूजिंग पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स जिन्होंने कार्ड स्वाइपिंग मशीन कहते हैं, ठीक है। इस तरीके दे नाल ये डिजिटल इकॉनमी के लिए ऑब्सटैकल है। सो RBI ने क्या करा? RBI ने एक सीलिंग लगाती MDR फीस से ताकि एक्वायरर बैंक है जो मर्चेंट का एक्वायरर बैंक है वो एक लिमिट तो बाद फीस ना ले सके ट्रांजैक्शन अमाउंट से। सो MDR सबसिडी बाई फिर MDR सबसिडी मेटी ने MDR सबसिडी भी दी। कौन है जी ये MEIT बाई मेटी वाली कौन है? यदि फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ इलैक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगे दी हुई है। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलैक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस तरीके है उन्होंने अनाउंस कराया 2021 तो कि 2000 असीं सबसिडी दे करूँगे। किनू दे करूँगे जी? मर्चेंट के बैंक नूं,
ਫॉर ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ UPI। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਭ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਅਗਰ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ UPI ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ MDR ਦੀ 2000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਹਨੂੰ, ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਸੀਨ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਫੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ MDR ਸਬਸਿਡੀ, ਗੇਮ ਜੋ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਟਰ ਚਾਰਜ ਸਮ ਫੀਸ ਔਨ UPI ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਰਸ ਐਂਡ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ 0% MDR ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਔਰ UPI ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਬਟ ਇਟ ਵਿਲ ਕੋਜ਼ ਲੋਸ ਫॉर ਅਸ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਫ ਅ ਬੈਂਕਰ ਪ੍ਰਮੋਟਸ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ UPI ਐਪ, ਬੈਂਕਰ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਰਨ MDR ਫੀਸ। ਸੋ ਬੈਂਕਰ ਪ੍ਰਮੋਟਸ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਐਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਡ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਟੂ ਦੇਅਰ ਕਸਟਮਰਸ ਐਂਡ ਮਰਚੈਂਟਸ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਰੁਪੇ ਐਂਡ UPI। ਸੋ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟੀ ਨੇ ਆ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਤੀ, ਲਾਈਕ ਸੀਲਿੰਗ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਤੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀ % ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਿਆ, MDR ਔਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ, ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਲਗਾਤਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ MDR MDR ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੱਗੂਗਾ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ MDR ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਕੁਛ UPI 'ਤੇ ਲਗਾਤਾ ਜੀ 0% ਹੋਊਗਾ ਕਿ UPI ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, 0% MDR, ਠੀਕ ਹੈ। NPCI ਦੇ ਰੁਪੀ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 0%, NPCI ਦੇ ਰੁਪੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ, ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਰੁਪੇ ਦੇ ਅਗਰ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੂੰਗੇ ਕਸਟਮਰਸ ਤਾਂ MDR 0 ਲੱਗੂਗੀ, UPI ਦੇ ਥਰੂ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 0 ਲੱਗੂਗੀ। ਪਰ ਅਗਰ NPCI ਦਾ ਰੁਪੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ X% ਅਮਾਊਂਟ MDR ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 0 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਪੰਗਾ, ਹੁਣ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ MDR ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ, UPI ਐਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2021 ਤੋਂ ਆਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਅਨਾਊਂਸ ਅਪ ਟੂ 2000 MDR ਸਬਸਿਡੀ ਟੂ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕ ਫॉर ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ UPI, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੈ। ATM ਦੀ ਟਾਈਪਸ, ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਅਲਾਓ ਬੈਂਕ ਕਸਟਮਰਸ ਟੂ ਵਿਡਰੋ ਮਨੀ ਔਰ ਚੈੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਦਾਊਟ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਐਨੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਅ ਬੈਂਕ। ਸੋ ATM ਨੈਟਵਰਕ ਕਾਹਦੇ ਪਰ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, NPCI ਦੇ, NFS ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਵਿਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬੈਂਕ ਲੈਵਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਪੁਲ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਇਟਸੈਲਫ ਓਨਸ, ਬੈਂਕ ਵੀ ਆ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। RBI ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਪਟਿਆਲਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਪੁਲ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੁਲ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਲਾ ਲਓ, ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ATM ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੇ ਬੈਂਕ ਇਟਸੈਲਫ ਓਨਸ ਐਂਡ ਆਪਰੇਟਸ ATM। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਓਨਸ ਬਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆਊਟਸੋਰਸ। ਹੁਣ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ATM ਜਿਹਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰੀਫਿਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ, ਬਰਾਊਨ ਲੇਬਲ ਦਾ ਬੈਂਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਈਟ ਲੇਬਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨੋਨ ਬੈਂਕ ਓਨਸ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਥੋਰਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੁਥੂਟ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਟਾਟਾ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਇਵੇਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ। ਮਾਈਕਰੋ ATM ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਂਕ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿਆ ਕਰਦੇ हैं जी, मैनुअली बैंक मित्रा वाले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ बैंक मित्रा मैनुअली मेक्स एंट्रीज ऑफ डिपॉजिट्स, मैनुअली ध्यान रखना है, एंड विड्रॉ फॉर कस्टमर ही यूजेस हैंडल डिवाइस, इसको ध्यान में रखना है, हैंडल डिवाइस में यूज़ करता है फॉर यूजिंग ਡੈਬਿਟ ਔਰ ATM ਕਾਰਡ ਐਂਡ ਆਧਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਕਰੋ ATM ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੈਂਕ ਮਿੱਤਰਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੋਕਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਝੋਲੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਨ ਕੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਹੈ, 1500 500 700 ਇੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਸੈਂਸ ਇਟ ਵਰਕਸ, ਬੈਂਕ ਮਿੱਤਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਮਾਈਕਰੋ ATM। NPCI ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ NPCI ਦੀ ਆਧਾਰ ਅਨੇਬਲਡ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਗਿਵਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਪੋਰਟ, ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਰਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਜਰਸ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਕੋਨਮੀ। ਕਿਆ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ RBI ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰੀ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਨੀ ਕਮੇਟੀ
ठीक है। बजट इंपोज्ड लिमिट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन कैश ट्रांजैक्शन ते लगातियां है ना, ऐ ना होवे 2 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, 2 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀਆਂ, ਲਿਮਿਟਸ ਲਗਾਤੀ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਮੈਨੀ ਸਮॉल ਥਿੰਗਸ ਫॉर ਮੇਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਤੇ ਹੈਂਡ ਆਊਟ 'ਚ ਪੜੂੰਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜੋ ਕਿ RBI ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ RBI ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਬਸ ਨਥਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਟ, बस इनू RBI ने बनाया है, इन्नी चीज़ अपनी याद रखनी है, दैट्स इट। ओके हो गया है। उस तो बाद ये क्या चीज़ है, एक किमें बनाया गया है वो चीज़ देख लेंगे। 250 करोड़ RBI दूंगा, 250 करोड़ है जो वो बैंक या फिर कार्ड गेटवेज देंगे, 500 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कहते 500 करोड़ बना के PIDF जो बनाया है की होगा, की होगा प्रोवाइड फंडिंग सबसिडी टू एनकरेज मर्चेंट्स इन स्मॉल टाउन्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसिस है इनू यूज़ हो करे जान। ਤੁਹਾਨੂੰ पता फिर MDR फीस वगैरह लगूंगी, सबसिडियां भी ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ इन स्मॉल विलेजेस एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट टू अडॉप्ट पॉइंट ऑफ सेल कार्ड स्वाइपिंग मशीन, है ना, ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ MDR ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਸੌਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਕਿ ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਣਾਤਾ, PIDF ਬਣਾਤਾ। ਕਦ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ 2020 ਦੇ ਜੂਨ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਫਾਈਨ। सो कैशलैस इकॉनमी भी प्रमोट कर दी है ये चीज़। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ RBI लॉन्च्ड इट, 2021 ਚ लॉन्च किया है। प्रेजेंटली स्कीम फंड वैलिड अप टू दिसंबर 2025 तक ही वैलिड रहूँगी। समझ आ गया, ओके है, डन है। मतलब कि जो ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ MDR ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹ PIDF ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੀ, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। PM स्वनिधि है, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है स्टेट वेंडर्स टू गेट बिजनेस लोन्स, ठीक है। PM विश्वकर्मा है, एक ही है, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है आर्टिसंस की, कारपेंटर्स की, पोटर, ब्लैकस्मिथ एक्सैटरा की इन स्किल ट्रेनिंग, बैंक लोन्स वगैरह देने, ठीक है। स्वनिधि किनू कहना है, सस्से तो स्ट्रीट वेंडर्स। विश्वकर्मा पता ही है कि हाँ जी आर्टिसंस हत्थों के काम करने वालों विश्वकर्मा कहते थे, कारपेंटर, पोटर, बैग से, मेरी मम्मा भी जिमें है ना करते होंगे थे, तो वह भी ला लो। उस तो बाद हैगा ये कि हाँ जी RBI साइड वी विल गिव PIDF सबसिडी टू अवर बेनीफिशियरी टू अडॉप्ट कार्ड मशीनरी। समझ आ गया कि PIDF की जी सबसिडी है वो असीं इन्हों दूंगे ताकि ये पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस में यूज़ करन, इत्थे लिखा हुआ है। सो ग्लोबल मनी ट्रांसफर किमें हो रहा, हम आप उहदे पर चल रहे हैं। UPI की फैसिलिटी टू फॉरन टूरिस्ट कमिंग टू इंडिया, UPI की फैसिलिटी इन्होंने देना है जो कि इंडिया चाह रहे नहीं। पहला क्या होंदा सीगा, पहला है ना वो अपना अगर अकाउंट खुला भी लेंदे सीगे तो वो खुलाते तो सीगे, चलो NRI अकाउंट होंदा हैगा तो वो UPI नहीं ऐप नाल अपना कनैक्ट कर सकते सीगे लिंक, बट हुण यही फैसिलिटी अवेलेबल है। G20 नेशंस के टूरिस्ट कमिंग टू इंडिया दे कैन यूज़ दिस, फाइन। उस तो बाद की है कि हाँ जी रुपे कार्ड इंटरनेशनल एक्सैप्टेंस होगी जी रुपे कार्ड की 2023 जून की रिपोर्ट है कि RBI अलाउड इंटरनेशनल यूज़ ऑफ रुपे कार्ड, दैट मीनस इंडियन ट्रैवलर्स इन कैन यूज़ दीज रुपे कार्ड्स अब्रॉड फॉर ATM मनी विड्रॉ एंड शॉपिंग, ठीक है। 2024 इंप्लीमेंटेड फॉर मॉरिशस, गॉट इट। उस तो बाद हैगा जी अपना आह UPI @global, ये क्या सीन है, इनू थोड़ा समझाने आप। ए वाला टॉपिक स्टार्ट करना है, UPI इंडिया और UAE दा लिंकेज। देखिए भारत में जैसे UPI है, मोबाइल से पैसा ट्रांसफर करो, UAE में ऐसी वो एक सिस्टम है आनी। भारत में जैसे रुपए कार्ड नेटवर्क बना दिया, UAE वालों ने भी बनाया जयवन, और भारत की जो NPCI संस्था है जिसने रुपए बनाया उसी ने UAE को ये जयवन बनाने के लिए भी सब टेक्नोलॉजी भी मदद की है, तो UAE को मदद की। तो जयवन कार्ड किसका हुआ, जयवन कार्ड हुआ UAE का। ये मुझे नहीं पता था क्योंकि समझिए अखबारों में ये चीज ऐसी आई नहीं थी, और इसका तो हम जान लेंगे, तो वो है जयवन और UAE का है। UAE के साथ एक दूसरा करंट अफेयर चर्चा में था जो मैंने पढ़ाया था, वैसा अदानी ने UAE से ऑयल इंपोर्ट किया, तो वो कहे डॉलर में दे दो, दिरहम में दे दो, हमारी कोई और तीसरी करेंसी में दे दो। पहले ये सिस्टम था, फिर RBI का क्यों भाई मगजमारी करनी है, सीधा अदानी UPI में कमांड दे दे, अपने बैंक अकाउंट से रुपये में पैसा दे दे, भाई कोई और तीसरी करेंसी में दे दो। पहले ये सिस्टम था, फिर RBI साथ एक दूसरा करंट अफेयर चर्चा में था जो मैंने पढ़ाया था, वैसा अदानी ने UAE से ऑयल इंपोर्ट किया, तो वो कहे डॉलर में दे दो, दिरहम में दे दो, हमारी कोई और तीसरी करेंसी में दे दो। पहले ये सिस्टम था, फिर RBI का क्यों भाई मगजमारी करनी है, सीधा अदानी UPI में कमांड दे दे, अपने बैंक अकाउंट से रुपये में पैसा दे दे। इसे आप क्या कहेंगे,
local currency settlement system, LCSS. So yes, this is allowed. Reverse is also true. उल्टा भी सही है। ये दुबई का कोई अरब शेख भारत से ये मिर्च मसाले खरीदे और उनकी दिरहम करेंसी के अंदर वो पे करना चाहे, तो उनकी जो भी आईपीपी या आने या कुछ भारत से ये मिर्च मसाले खरीदे और उनकी दिरहम करेंसी के अंदर वो पे करना चाहे, तो उनकी जो भी आईपीपी या आने या कुछ ऐप होगी उसमें से पे करे और भारत के दुकानदार को वो उनकी करेंसी में पैसा दे दे, फिर बाद में सेटलमेंट वो समझ लेंगे बैंक वाले। जिसे आप क्या कहें, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। ऐसा आरबीआई, एनपीसीआई ये उनके यूए की संस्थाएं मिलके कुछ करना चाहते हैं। स्विट्जरलैंड ਸੋ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਊਗਾ UPI ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਐਮੀਰੇਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ IPP, ਜਿਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੋਊਗੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲਿੰਕੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। RBI ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ UAE ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ RBI ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਉਰੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਐਮੀਰੇਟਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਫਰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਿਫਟ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਐਵੇਂ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਐਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪੀ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਉਰੇ ਤੋਂ ਮਸਾਲੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਰਹਾਮ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿ UAE ਦਾ ਜੈਵਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਰੂਪੇ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਵੇਂ UAE ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੈਵਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ CAPF ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2024 ਵਾਲੀ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਆਨੀ ਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ UPI ਐਪ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਪ ਹੈਗਾ ਆਨੀ, AANI, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਹੈ NPCI ਮੋਡਲ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ NPCI ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, UAE ਦੇ AI ਇਤਿਹਾਦ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਇਹ NPCI ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਫॉर ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਜੈਵਾਨ ਇਨ UAE, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਐਮੀਰੇਟਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ UAE ਦਾ ਜੈਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਪਰ ਬੇਸਡ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਰੂਪੇ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ, UAE ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਪੇ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੈਵਾਨ ਆ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਮੋਸਟਲੀ depend on the MasterCard and the Visa etc. more. Foreign players for running the card system. ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸਟਲੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਨਰ ਇੰਡੀਆ ਹੈਲਪਸ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਐਮੀਰੇਟਸ। ਦਿਸ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੈਕਸਸ। ਕਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੈਕਸਸ? ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ CAPF ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ CDS 'ਚ ਆਇਆ, ਸੌਰੀ CDS 'ਚ ਆਇਆ, ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ CDS 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕਿਆ ਸੀਗਾ? ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ। For international settlement BIS, for international settlement BIS के अंदर एक है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS,
और याद रखना है कि मसाले खरीदे और उनकी दिरहम करेंसी के अंदर वो पे करना चाहे तो उनकी जो भी आईपीपी या आनी या कुछ ऐप होगी उसमें से पे करे और भारत के दुकानदार को वो उनकी करेंसी में पैसा दे दे, फिर बाद में सेटलमेंट वो समझ लेंगे बैंक वाले, जिसे आप क्या कहें लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। ऐसा आरबीआई एनपीसीआई ये उनके यूए की संस्थाएं मिलकर कुछ करना चाहते हैं। स्विट्जरलैंड के अंदर एक है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बीआईएस, और याद रखना है कि ये स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में एक और भी चीज है बासेल नॉर्म्स, वो चीज क्या है हम लोग पिलर 1B में मतलब समझो तीसरे हफ्ते में वहां तक पहुंचेंगे, अब से लेके 3rd वीक में वहां तक पहुंचेंगे। फिर ये जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, इन्होंने देखा कि ये भारत की यूपीआई टेक्नोलॉजी बेहतरीन है तो क्यों ना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में भी इसको और इन्वॉल्व करे। क्या मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड गए या उनके टूरिस्ट भारत में आए तो अपना सीधा यूपीआई से पे कर दो, ऐसा कुछ किया जाए। तो क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर उसके वास्ते प्रोजेक्ट नेक्सस चल रहा है। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? भारत और एशिया के कुछ देश आपस में यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी से पैसा ट्रांसफर कर सके, उसके वास्ते प्रोजेक्ट चल रहा है, दैट इज प्रोजेक्ट नेक्सस। तो ग्लोबल लेवल पे एक तो ये So we have learned this recently. What is Project Nexus? Although there is one PYQ on this topic in CDS in 2025, this question came that which of the following among the statement about the Project Nexus is correct. There are 4 statements, and a second one talks about it is an international initiative to enable instant cross-border retail. It is an international initiative to enable instant cross-border retail payment. So this is, let's read it. Project Nexus is spearheaded by Bank for International Settlement Innovation Hub to enable instant retail payments. It aims to establish interlinkage between the national payment system, faster, low cost. This project focuses on creating a unified technical blueprints for the connecting domestic payment system globally. बाकी तो एडा कोई खास सिस्टम नूं लग नहीं रहा। Fine. So Project Nexus ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ to connect the India's UPI with the fast payment systems of Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand. ਇਹਨਾਂ 4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਸ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ UPI ਨੂੰ। ਨੋਡਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ BIS, ਬੇਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ स्विट्जरलैंड। बेनिफिट क्या होगा? हुणी पढ़ के हटे हैं कि हाँ जी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो सकणगियां पर्सन टू मर्चेंट विद इन 60 मिनट। अगे की बला है फाइनेंशियली मैसेजिंग सिस्टम स्विफ्ट, विचों रशिया गेट बैंड। यूए के साथ हम कोऑपरेशन करें, लोकल करेंसी सेटलमेंट देखा उनका। सो ये रिसेंटली अपन ने पढ़िया कि हाँ जी प्रोजेक्ट नेक्सस लैंग्वेज होगी। ओके ठीक है। अब आप जानते हैं ये सब वीडियो गेम में लोग आपस में चैटिंग करते हैं, टेक्स्ट से टाइप भी करते हैं, माइक्रोफोन वगैरह हेडफोन से चैटिंग करते हैं, पर उसका अलग सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी है, उसको कहते हैं XMPP टेक्नोलॉजी। हमें याद नहीं रखना है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। समझो गेम का सॉफ्टवेयर अलग है, चैटिंग का टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर अलग है। सिमिलरली मैं अब तक आपको पढ़ा हूँ भाई पैसा ट्रांसफर हो रहा है, नेफ्ट, RTGS, UPI वगैरह, तो पैसा ट्रांसफर की एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके साथ जो मैसेज जा रहा है कि अकाउंट A से अकाउंट B में पैसा ट्रांसफर करो और ये पर्पस के लिए कर रहे हैं साहब, उसमें दिस इज माय एजुकेशन फी, दिस इज फॉर पेमेंट ऑफ समोसा, जैसे वो
पेटीएम से आप स्कैन करते हो और सब दिखता है, उसको आप टाइप कर सकते हैं ये कारण से मैं पैसे दे रहा हूँ वगैरह, तो कोई मैसेज तो जा रहा है, तो वो क्या है, फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम का अलग सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं SFMS, फुल फॉर्म हमारे लिए काम का नहीं, इवन SFMS भी हमारे लिए काम का नहीं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भारत के भीतर जैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं तो मैसेज भी जाता है साथ में, और मैसेज की ऐसी कोई मैसेजिंग सिस्टम है SFMS, नाम इसका याद रखने की जरूरत है। तो समझो विद इन इंडिया अगर ऐसा फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है तो ग्लोबल लेवल पे भी कुछ होना चाहिए, बस उसको बोलते हैं स्विफ्ट। वैसा भाई अमेरिका पढ़ने गया है और अब वो पैसा कमा रहे डॉलर में, तो डॉलर में वो सिटी बैंक को कमांड दे कि मेरे माँ बाप को भारत में पैसा भेजो, तो सिटी बैंक फिर अमेरिकन सेंट्रल बैंक यानी यूएस फेडरल रिजर्व को डॉलर भेजेगा कि भेजना है। अमेरिकन फेडरल रिजर्व फिर स्विट्जरलैंड में ये जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, जो मैंने प्रोजेक्ट नेक्सस के वक्त अभी आपको 2 मिनट पहले बताई, स्विट्जरलैंड वो कमांड जाएगा। स्विट्जरलैंड से वो डॉलर आएगा भारत के अंदर आरबीआई के पास, आरबीआई वो कमांड नीचे देगा, अच्छा बैंक ऑफ बड़ौदा में इनके पेरेंट्स का अकाउंट है उनको भेजो, और वो उस वक्त डॉलर से रुपये में कन्वर्ट करेंगे और पेरेंट्स के जो भी आईएफएससी कोड है, बैंक अकाउंट नंबर है, उनके पास जाएगा। ओके ठीक है, ये तो पैसा गया, अपन इसमें मैसेज भी तो लिखा होगा ना कि अकाउंट ए से अकाउंट बी में ये कारण से पैसा ट्रांसफर करो। उस फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम। स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम विच हेल्प्स इन ऑल सच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का जो भी मैसेज साथ में जा रहा है। अब इसमें रशिया को बैन कर दिया कि आपने यूक्रेन पे जो युद्ध किया वो सब इलीगल है, तो यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, उन सब का दबदबा है स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम जो चलाते हैं उन लोगों पर, बैन कर दिया। इनको डर लगता है कि रशिया को बैन किया, एक दिन हमको भी करा देंगे तो फिर हमारा इंटरनेशनल सब काम खराब हो जाएगा, तो इसलिए वो क्या सोचते हैं, हम अपना एक अलग से फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम बनाते हैं। और हम मतलब कौन? ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें और भी नए नए देश जुड़ रहे हैं, तो ये अलग क्लब बन रहा है। तो अब सोचो अमेरिका को मजा नहीं आएगा, क्योंकि ट्रम्प हमको डरा ही नहीं सकता ना भाई, हम तुम्हारा सिस्टम ही यूज नहीं करें, अलग करेंगे, इसलिए वो धमकी देते रहता है कि ये ब्रिक्स देश वालों को मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, तुमने डॉलर की इज्जत नहीं की तो सबक सिखा दूंगा। वो क्यों? उसको डर लगता है कि ये लोग अलग हो गए तो फिर मेरा खौफ खत्म हो जाएगा। यार ये जो स्विफ्ट है, फुल फॉर्म हमें याद नहीं रखना, सिवाय बैंक की तैयारी कर रहे हो, लोकेशन याद रखना है। ये बेल्जियम की संस्था है और इसमें जो वेस्टर्न पावर्स हैं, यूरोप, अमेरिका, इन सब का दबदबा ज्यादा है बेल्जियम के इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ये स्विफ्ट का काम क्या है? ग्लोबल मैसेजिंग सिस्टम है, बैंक, एनबीएफसी, शेयर ब्रोकर वगैरह जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, जिनका डायरेक्ट बैंक रिलेशन नहीं है, क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल काम करना है, उनके लिए सिस्टम है। अब जानते एक आदमी नीरव मोदी, उसने सब पंजाब नेशनल बैंक में कांड किया, तो उस वक्त भी ये स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम का सब गलत इस्तेमाल करके उसने कांड किया था। वो पूरा मामला क्या था? पिलर 1B, यानी 3 हफ्ते बाद उधर पहुंचेंगे। सो दैट इज स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? ग्लोबल लेवल पे स्विफ्ट पढ़ लिया और इंडिया यूए का लोकल करेंसी और J1 कार्ड देखा। इसके बाद मुद्दे आते हैं रेगुलेशन। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਗਲੋਬਲੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਵਿਫਟ है की चीज़ है, फाइनेंशियली मैसेजिंग सिस्टम है, ठीक है। अपने ग्लोबली क्या चल रहा है और विद इन इंडिया क्या चल रहा है, दोनों च डिफरेंस दिता है। ਗਲੋਬਲੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਸਵਿਫਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸਟਰਕਚਰਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਐਂਡ ਸੇਮ ਐਨ ਗਲੋਬਲੀ ਕਿਆ ਚੱਲਦਾ? ਸੁਸਾਇਟੀ ਫॉर ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਵਿਫਟ ਨੂੰ? ਬਾय ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ऑर्गेनाइजेशन इन बेल्जियम। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन चला रही है जी, ये ध्यान च रखना है, ठीक है। इन्ने तो
ਆਪਣੇ ਆਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ? ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਬਾਈ ਦੀ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫॉर ID, designed by this for this designed by TCS for this। कौन है जी ये? इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। रिसर्च आम है RBI ਦੀ, ठीक है जी। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਸਲ 'ਚ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ 'ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਸੇ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਸਵਿਫਟ ਟੂ ਸਰਵ ਦੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਕਿਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, NBFC 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡਰ। ਬਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡਰ 'ਚ ਜਦ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਸਵਿਫਟ ਇਜ਼ ਨੀਡਡ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਆ ਹੈ? ਟੂ ਸਰਵ ਦੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਨੈਫਟ ਔਰ RTGS ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਦ ਉਸ ਵਕਤ ਜੀ ਆਹ ਬਲਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। and other interbank intra-bank transaction platforms within India, they use this. So we have done this, and what is the next thing? Not recently in 2022 the Russia got banned. Otherwise, in fact, there is Iran, capital Tehran, it was also banned. So there are two nations which are banned. Why so? After invading the Ukraine, this will make it difficult for the Russian banks and BFC businessmen to send and receive money internationally. So this is the problem. अपन ने ग्लोबल लेवल पे स्विफ्ट कर लिया और इंडिया UAE का लोकल करेंसी और J1 कार्ड देगा। इसके बाद मुद्दे आते हैं रेगुलेशन। इसको रेगुलेट करने के लिए क्या कोई शिकायत निवारण अधिकारी यानी ओम्बड्समैन है? कुछ और संस्थाएं भी बनने की बात है, रिपोर्ट इंडेक्स हैंड आउट में दिया वो देख लें। तो ये सब हम देखेंगे कल। तो कल का कार्यक्रम क्या होगा? ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਰੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਤੱਕ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਵਿਫਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖੂਗੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰਸ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? RBI ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ करता। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਬਾਕਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਨਾਲ ਸਮਝਾਣਗੇ। सो लेट्स अंडरस्टैंड। वगैरह देखा था, तो उसके बाद ग्लोबल लेवल पर ये स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम क्या है, इंडिया और UAE के बीच कोऑपरेशन चल रहा है, कुछ J1 नाम का नया कार्ड बनाया था, ये सब देखा था। और दो छोटे मुद्दे बचते हैं, उसको खत्म करेंगे फिर बिटकॉइन तक चलते हैं कि रेगुलेशन भारत में ये डिजिटल पेमेंट का कैसे हो रहा है और कुछ रिपोर्ट और इंडेक्स। देखिए रेगुलेशन तो कौन है माई बाप, जितना ये डिजिटल पेमेंट और आगे पीछे की टेक्नोलॉजी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको रेगुलेट करता है। अलग अलग जात की संस्थाएं होती हैं जो यहाँ पर ऑपरेट करती है, जैसे NPCI जो 25 जात की चीजें चलाई है, UPI है, भीम है, रुपे कार्ड है, उसे आप क्या बोलोगे? NPCI को क्या कहेंगे? इट इज द अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स। वो सब 25 जात की टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, लेकिन उसको भी रेगुलेट कौन करता है? मास्टर कार्ड, वीजा, रुपे, ये सब क्या थे? कार्ड गेट। सो इनमें दोबारा स्टार्ट कर। क्रेडिट कार्ड जात की चीजें चलाई है, UPI है, भीम है, रुपे कार्ड है, उसे आप क्या बोलोगे? NPCI को क्या कहेंगे? इट इज द अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स। वो सब 25 जात की टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, लेकिन उसको भी रेगुलेट कौन करता है? जॉब RBI। फिर ये मास्टर कार्ड, वीजा, रुपे, ये सब क्या थे? कार्ड गेटवे, जिसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब नेटवर्क चलता है, कल देखा था। आपको एक से देश से दूसरे देश पैसा भेजना है तो उसकी भी कुछ ऐसी संस्थाएं होती है, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम वगैरह, तो ये सब रेमिटेंस का काम करते हैं, उनको भी कौन रेगुलेट करता है? RBI। आपने घर से ये स्विगी जोमेटो से खाना मंगवाया,
और फिर वो डोमिनो, पिज्जा हट, मैकडॉनल्ड से आपको माल बेचता है और आपसे रुपया कलेक्ट करके अपना कमीशन कट करके वो सब रेस्टोरेंट को देता है। तो ये जो बीच में ये लोग आ गए, जोमेटो, रेजर पे, ये सब ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं जिसे हम कहते हैं पेमेंट एग्रीगेटर्स। हालांकि बाद में जोमेटो ने काम को ये जम नहीं रहा है, तो कोई और कंपनी करे, हम सिर्फ रेस्टोरेंट के साथ कनेक्ट कराएंगे, पैसा कलेक्ट करने की टेक्नोलॉजी कोई और डेवलप करे, वो सब बिजनेस जी के चलते रहता है अपने लिए काम करने। सफिशिएंट टू नो कि जो पैसा कलेक्ट और सेंड करने की बात है तो आरबीआई इसको रेगुलेट करता है उस मामले में। अमेजोन गिफ्ट कार्ड, कि मैं जाऊं और वहां से अमेजोन से सपोज कि 1,000 रुपए का कार्ड खरीदूं और मेरे फ्रेंड की शादी हो, मैं उसको वो कार्ड पेड करूं, तो ये क्या हुआ, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि कार्ड में पहले से प्रीपेड एडवांस में पैसा भर दिया है 1,000 रुपीज। अब वो फ्रेंड उसे लोड करेगा अपने अमेजोन के ऐप में और शॉपिंग करे, तो इसे भी कौन रेगुलेट करेगा, आरबीआई, क्योंकि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हुआ। तो ये सब देखा पेमेंट एग्रीगेटर, जोमेटो, गूगल, अमेजोन वगैरह जो काम कर रहे हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे अमेजोन पे, मोबीक्विक, फोन पे वगैरह, वो भी ऐसे गिफ्ट कार्ड और उनका सब खेल चलता है। एटीएम ऑपरेटर, वो सब हमने देखा, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, और वो सब के ऊपर भी आरबीआई रेगुलेट तो वही करेगा, चलाएगा एनपीसीआई पर रेगुलेट आरबीआई करेगा। फिर फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो अपनी एग्जाम में काम का नहीं, आरबीआई ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो तो वो सब प्रोफेसर भारती भी पाठक की किताब से पढ़ लेना, हमारे लिए काम का नहीं, पर सफिशिएंट हो कि वो सब भी आरबीआई रेगुलेट करता है। अब आया मजा, देखिए अमेजोन के सामने राइवल कंपनी है फ्लिपकार्ट, पेटीएम के सामने फोन पे, मास्टर कार्ड के सामने वीजा, लेकिन एनपीसीआई के सामने एनपीसीआई जैसा काम करने वाली कौन सी कंपनी है, जहां पे कोई कंपनी नहीं। जो एनपीसीआई कर रहा है, ये यूपीआई टेक्नोलॉजी, ये रुपए कार्ड बनाए, तो बहुत कम लोग ऐसा, और एक आदमी या एक कंपनी ऐसे 25 काम कर रहा हो, ऐसी तो कोई कंपनी नहीं। तो फिर एनपीसीआई को क्या लगे, कभी कभी अपनी भगवान है, तो ऐसी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, हर एक का कोई ना कोई राइवल होना चाहिए, तभी कंपटीशन बढ़े, कस्टमर का ख्याल रखा जाए। तो रिजर्व बैंक ने सोचा कि क्यों ना मैं कोई नया प्लेयर को भी एनकरेज करूं कि भाई तू भी ये काम चालू कर। तो रिजर्व बैंक ने ये कहा कि देखो, जो एनपीसीआई काम कर रहा है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, एटीएम नेटवर्क, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, यूपीआई, भीम, रुपए, कल सब पढ़ लिया था। ऐसा अगर कोई और भी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहता है, सब काम करना चाहता है, मेरे पास आइए, मैं आपको लाइसेंस दूंगा और आपको कहा जाएगा न्यू अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स, ताकि कंपटीशन बढ़े, इनोवेशन हो वगैरह। अब रिलायंस, पेटीएम सबने अप्लाई कर दिया कि हमें भी ये करना है, लेकिन आरबीआई ने सब उनका क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, पास्ट रिकॉर्ड देखा तो आरबीआई को मजा नहीं आया, आरबीआई ने किसी को लाइसेंस दिया भी नहीं। तो एनपीसीआई के सामने कौन है, जहाँ पे कोई नहीं है, एनपीसीआई अकेला ही है, मतलब उसके पास ऐसा हैवी ट्रक का लाइसेंस है जो किसी और के पास नहीं। अब कुछ लोग इधर झंडा उठा लेते हैं कि देखो एनपीसीआई तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है ना, तो उसके सामने कोई राइवल या कॉम्पिटिटर खड़ा भी क्यों करना है आरबीआई को, आरबीआई ने कुछ नहीं करना चाहिए, एक ही कंपनी रहने दो, एनपीसीआई का मोनोपोली होने दो। तो आप समझो भाई, तो उस हिसाब से तो रेलवे के सामने भी एयरप्लेन को कभी होने ही मत दो, भले वो खराब सर्विस दे, उसको हैंगर आ जाए तो भी नहीं होना चाहिए, एयरपोर्ट नहीं होना चाहिए, बीएसएनएल के सामने एयरटेल नहीं होना चाहिए। कंपटीशन इज रिक्वायर्ड, सो देयर विल बी प्लेयर्स। आप कहने पर वो ये सब बनाएंगे टेक्नोलॉजी, अदानी अंबानी, तो वो तो पैसा चार्ज करे, तो कोई पिस्तौल तो दिखा नहीं रहा है, आप फी भरो, वरना आप एनपीसीआई की फ्री टेक्नोलॉजी यूज करो। ये सब रवीश कुमार टाइप की डिबेट में मत जाओ, प्रीलिम तैयारी करने बैठे तो फिर जहाँ खत्म हो, खटाखट 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 आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं है, सोचने नहीं बैठना है, नहीं भाई इधर क्या एजेंडा उठा सकते हैं। अब लाइसेंस की बात करें, आपको ये फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग के सब सॉफ्टवेयर एडोबी कंपनी ने बनाए हैं, आपको अपने कंप्यूटर में
ਹੁਣ ਸਰ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਗੇ, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। इंस्टॉल करने तो आपने लाइसेंस लेना पड़ता है। तो लाइसेंस आप सॉफ्टवेयर का लाइसेंस किससे लेंगे? जो कंपनी ने बनाया सॉफ्टवेयर, एडोबी कंपनी। तो समझो पिस्तौल का लाइसेंस होता है, कार का लाइसेंस होता है, सॉफ्टवेयर का भी लाइसेंस होता है, जिसके लिए एडोबी कंपनी आपसे फीस चार्ज करेगी। अब उसी तरह ये जो एनपीसीआई ने टेक्नोलॉजी बनाई, कौन सी? यूपीआई, जिससे ये मोबाइल पेमेंट होते हैं, मोबाइल के एप्स बनते हैं और सब लोग ये यूज कर रहे हैं। गूगल पे वाला, अमेजोन पे वाला, व्हाट्सएप पे के अंदर वो इसे यूज कर रहे हैं। तो ये सब लोगों ने भी लाइसेंस लेना पड़ेगा किसे? एनपीसीआई से। आपके पास एनपीसीआई तो आरबीआई थोड़ा है, लाइसेंस आरबीआई से लेना, यू आर राइट। लेकिन समझो सॉफ्टवेयर जो बना है तो उसका तो लाइसेंस लेना पड़ेगा ना सॉफ्टवेयर डेवलपर से, जैसे एडोबी या माइक्रोसॉफ्ट का आप लाइसेंस लेते हैं। तो ये सभी जो भी ऐप बनाने वाले हैं उन्होंने एनपीसीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है कि आप हमें यूपीआई टेक्नोलॉजी का सब एक्सेस करने दो, यूज करने दो। अब ऐसा करके ये सब पार्टियां जो अपने ऐप बनाते हैं तो इन सब ने लाइसेंस लिया। उस लाइसेंस का नाम क्या है? टीपीएपी लाइसेंस, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस। मतलब थर्ड पार्टी ऐसे कि एनपीसीआई का ओरिजिनल चीज है, उससे इन्होंने अपना ऐप बनाया, उसको हम देख रहे हैं। फुल फॉर्म याद नहीं रखना है, पर सफिशिएंट टू नो कि ऐसा टीपीएपी लाइसेंस लेना पड़ता है सबको। अब ये जो लाइसेंस मिलेगा तो उसमें टर्म्स कंडीशन होंगे कि जैसे आप चैट जीपीटी का आपने लाइसेंस या सब्सक्रिप्शन लिया तो उसमें भी शर्त होती है कि मैक्सिमम इतने वर्ड का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हर महीने इतना एआई जनरेटेड वीडियो बना सकते हैं। अनलिमिटेड तो सब कुछ नहीं होता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी इनका वॉल्यूम या कोटा होता है कि तुम लोग दिन के मान लो कि 10,000 ट्रांजेक्शन ही प्रोसेस कर सकते हो, उससे ज्यादा आएगा तो एरर आ जाएगा। क्यों? ऊपर से कोटा फिट किया होगा। जस्ट लाइक जीमेल भी आपको फ्री में दिया तो जीमेल भी आप 10 या 20 लोग को एक साथ ईमेल भेज सकते हैं। 500 को एक साथ भेजोगे तो वो भी रोक देगा, हमारे सर्वर की लिमिट है। तो देयर आर मेनी टर्म्स कंडीशंस। अब एक शर्त होती है, ये जितने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर है, अमेजोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप पे, इन्होंने कोई ना कोई बैंक के साथ टाई अप करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं पार्टनर बैंक। एक्सिस बैंक हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी। फिर ये दो जने मिलके एनपीसीआई के पास जाएंगे और एनपीसीआई उनको ये सारी यूपीआई वगैरह की एक्सेस देगा। ऐसा क्यों है? बस ऐसा ही है कि आपको ट्रक का लाइसेंस चाहिए तो आपको ड्राइवर है तो नहीं चलेगा, साथ में क्लीनर भी लाना पड़ेगा। सिमिलरली ये ड्राइवर है तो ये क्लीनर है, पार्टनर बैंक, दोनों साथ आए तो ही उनको ट्रक का लाइसेंस देता है एनपीसीआई। अब यहाँ पर बात ये हुई, पेटीएम जो की ऐप बना रहा है जिसके अंदर उसने ये यूपीआई सब यूज किया तो एनपीसीआई ने लाइसेंस दिया होगा। उस वक्त शर्त होगी भाई तुम भी एक बैंक वाले को लेके आओ, पार्टनर बैंक लेके आओ। पेटीएम ने कहा कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो खुद ही बैंक हूँ, मेरे पास पेमेंट बैंक का लाइसेंस है। पेमेंट बैंक क्या होता है पिलर 1B में देखेंगे, मतलब तीसरे हफ्ते वहां तक पहुंचेगी। एनपीसीआई ने कहा अद्भुत अद्भुत भाई, आपके चरण कहाँ है, आइए, वेलकम है आपको। तो क्योंकि आप तो खुद ही बैंक है और आपको खुद ही अब बनाना है तो आपको तो कोई अलग से पार्टनर बैंक की जरूरत नहीं, आ जाओ हमारे घर में। तो ये हो गया। फिर तकलीफ चालू है कि आरबीआई ने एक दिन हथौड़ा मार दिया पेटीएम के सर पे कि तुम ये सब गलत काम कर रहे हो, ब्लैक का पैसा व्हाइट हो रहा है, सब इलीगल अकाउंट को ले जा रहे हैं। वो मामला क्या है वो भी पिलर 1B में देखेंगे, 3 हफ्ते, तीसरे हफ्ते वहां तक पहुंचेगी। यानी कि ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसका जो बैंक वाला लाइसेंस जो उसने आरबीआई से लिया था उसके खुद के प्रॉब्लम्स हो गए, उसको सब सस्पेंड कर दिया। तुम नया अकाउंट नहीं खोल सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तो अब एनपीसीआई ने कहा देखो भाई, हम पहले क्या अंडरस्टैंडिंग से चल रहे कि तुम खुद ही बैंक हो इसलिए मैंने तुम्हें सीधा लाइसेंस दिया था, लेकिन तुम्हारा तो बैंक का खुद का लाइसेंस आरबीआई ने रोक के रखा है। तो अब तुम कोई और पार्टनर बैंक ढूंढ के लाओ, एचडीएफसी, एक्सिस, बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर मैं तुम्हारा ये लाइसेंस वापस चालू कराऊंगा जिससे तुम ये यूपीआई टेक्नोलॉजी यूज करो, अपना मोबाइल ऐप चला सको। फिर पेटीएम ऐसे 2-3 पार्टनर बैंक ढूंढ के लाता है और अपना काम शुरू करता है। बस तो यही थी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर की कंट्रोवर्सी। समझ आए उतना बेस्ट है, नहीं समझ आए तो वेग आइडिया जो आ गया एक लाइन में, हाँ कुछ था उसका। आगे बढ़ो। जब भी करंट अफेयर्स ਹੁਣ ਸਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਾਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ BPSS ਕਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਾਣਗੇ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਣ ਕੇ।
चाहिए उसका जॉब यहाँ, ओह शिट, और इंटरनेशनल एनपीसीआई ये उनके यूए के सॉरी। आरबीआई रेगुलेट करता है। तो कैसे रेगुलेट करता है? कोई कानून होना चाहिए उसका जॉब यहाँ। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है 2007, तो उसमें सब लिखा है, ये जो भी कार्ड पेमेंट है, नेफ्ट, आरटीजीएस, XYZ जितनी टेक्नोलॉजी है वो सब ये रेगुलेट करेंगे। लेकिन आरबीआई खुद से वो काम नहीं देखेगा। आरबीआई के नीचे भी एक कमिटी या बोर्ड बनाया गया है, उसको कहते हैं बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी BPSS। फुल फॉर्म याद नहीं रखा है, सफिशिएंट टू नो कि आरबीआई के नीचे भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक संस्था कानून से बनाई गई है, जो फिर ये मास्टर कार्ड, वीजा, पेटीएम, अमेजोन पे, एनपीसीआई सब लोग इसके पास जाएंगे, इससे अपना लाइसेंस और परमिशन लेके आगे अपने काम करते हैं। ये तो आसानी से समझ है, इसलिए हम बोले हैं कि आरबीआई रेगुलेट करता है। असल में आरबीआई के नीचे एक संस्था है, वो इन सबको रेगुलेट करती है। कई बार आपको कुछ ना कुछ फ्रॉड हो जाता है डिजिटल पेमेंट में, पैसा ट्रांसफर किया, एरर आ गया, XYZ, तो कहाँ कंप्लेन करें? उसे हम कहते हैं ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन मतलब शिकायत निवारण अधिकारी। तो वो कहाँ पर होता है? आरबीआई अपने ऑफिसर्स को बिठा देती है कि ये जोन का ये ऑफिसर है। अब ऐसे 3 जात के ऑफिसर होते हैं, 3 टाइप ऑफ ओम्बड्समैन। एक जो बैंक की कंप्लेन सुने कि मेरा ये फिक्स डिपॉजिट का पैसा वापस नहीं कर रहे, मेरा ये XYZ प्रॉब्लम है। दूसरा एनबीएफसी की कंप्लेन सुने। एनबीएफसी मतलब जैसे कि आपने गोल्ड लोन लिया मुथूट फाइनेंस से, जो बैंक नहीं तो एनबीएफसी है, या आपने बजाज फिनसर्व में पैसा फिक्स डिपॉजिट किया, जो बैंक नहीं एनबीएफसी है, फिर वो पैसा वापस नहीं करे, वो भी कंप्लेन करने का अलग ऑफिसर है। और ये जो डिजिटल पेमेंट सब होते हैं, पेटीएम, अमेजोन पे वगैरह, उसकी कंप्लेन तो उसका तीसरा ऑफिसर है, डिजिटल पेमेंट का ओम्बड्समैन। ऐसे 3 अलग अलग है। फिर आरबीआई ने कहा देखो अब से एक सिंगल वेबसाइट कर देते हैं, तो उसे कहा इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, वन नेशन वन ओम्बड्समैन। मतलब सामने एक वेबसाइट दिखेगी, उधर जाके आप कंप्लेन करो, फिर अलग अलग स्वाभाविक काम किसी किसी को सौंपा होगा कि ये 3 ऑफिसर डिजिटल का देखेंगे, ये 3 ऑफिसर बैंक का देखेंगे। तो दैट इज वन नेशन वन ओम्बड्समैन। इसके बाद आता है सब रिपोर्ट एंड इंडेक्स। सो सर ने हुणी पढ़ाया कि हाँ जी डिजिटल पेमेंट रेगुलेटरी बॉडीज, जो उन्होंने वन नेशन वन ओम्बड्समैन वाला दसिया कॉन्सैप्ट, थोड़ा वही इत्थे लिखा, ये वर्ड तो नहीं लिखा होया वन नेशन वन ओम्बड्समैन, चलो जो भी लिखा वो पढ़ लेंगे। डिजिटल ट्रांजैक्शन ओम्बड्समैन आरबीआई डेजिग्नेट करता है सीनियर आरबीआई ऑफिशियल्स ਨੂੰ ਐਟ 21 ਪਲੇਸਿਸ ਅਕਰੋਸ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ DTO। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਬਸ। ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਟ ਐਪਸ, ਨੈਫਟ, ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਉਹ ਦੇ ਕੈਨ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਬੈਂਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਟੂ ਫਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ 1 ਲੱਖ ਮੈਂਟਲ ਐਗੋਨੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਇਰ ਅਪੀਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ। ਦਾ ਮੈਟਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ, ਵਿਕਟਿਮ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਕੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੈਸ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਸੀਨ ਹੈਗਾ ਪੇਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ, ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਟੌਪਿਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਛ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਾय RBI ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕੋਸਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰੇਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਲੈਸ ਫॉर ਦੀ IAS ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਟੂ ਅਨਦਰ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਐਂਡ ਬਲੋਕਚੇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਔਰ ਬਲੋਕਚੇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ,
ਚਲੋ ਲੈਟਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। वन लेवल डन, रेगुलेशन डन, रिपोर्टिंग हैंड आउट में दिया, याद रहता ठीक है, नहीं याद रहता बाकी सब्जेक्ट पढ़ो। अब हम आखिरी स्टेज पे पहुंचते हैं। कमोडिटी मनी खत्म, मेटल मनी खत्म, पेपर मनी, डिजिटल पेमेंट। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह चीजों की। सिंपल है, ऐसा डिजिटल इशू करो, कागज पे मत छापो। इसे क्या कहते हैं, वर्चुअल करेंसी। दो जात की हो सकती है, एक तो सरकार या सेंट्रल बैंक या ऐसा कोई सत्ता उसे जारी करे, सॉवरेन हो। जैसे आरबीआई कह रहा है कि कुछ पैसा हम डिजिटल इशू कर लेंगे, पेपर पे नहीं छापेंगे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, वैसे प्रयोग भारत भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है, यूरोप भी कर रहा है। तो दैट इज ऑल्सो वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी। कागज नहीं छापेंगे, सीधा अकाउंट पे कमांड लेके डिजिटल पैसा बनाएंगे। दूसरा कोई नॉट सरकारी मतलब प्राइवेट प्रोग्रामर, हैकर, स्टार्टअप वाला, वो अपना कॉइन चालू कर दे, तो उसे आप क्या कहोगे, प्राइवेट वर्चुअल करेंसी। अब ऐसी जो भी होगी उसमें कुछ तो जैसे कि बिटकॉइन। अब बिटकॉइन का देखो चेहरे पे क्या लिखा हुआ है, ऐसा दिखता है। ये तो नॉर्मल लोगो या इमेज है, इसमें कुछ भी हमें हंसी आए, आनंद आया तो है नहीं। ये तो नॉर्मल टाइप की क्रिप्टो करेंसी हुई। फिर इन्होंने कि देखो ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गया तो उसको गोली लगी थी, उसने कहा 555 उस लोगो या मीम वाला हम कॉइन इशू करें, या जापान में ऐसा कोई शिकारी कुत्ता होता है उसके चेहरे वाला डॉज कॉइन इशू करें। तो अब ये क्या, इसमें फन एलिमेंट आ गया, मौज मस्ती वाले। तो अगर ऐसा कोई प्राइवेट प्रोग्रामर करेंसी बना के इशू करे तो उसे आप क्या कहेंगे, वो भी वर्चुअल करेंसी ही है, पर उसे ये लोग बोलते हैं मीम कॉइन्स। तो मीम कॉइन्स क्या है, ऐसा सब देखिए, सरकार तो ऐसी मजाक मस्ती वाली चीज इशू नहीं करेगी, वो तो प्राइवेट पार्टी करेगी, तो वो मीम कॉइन्स है। तो बेसिकली वर्चुअल करेंसी होती है सरकारी एंड प्राइवेट, प्राइवेट के दो पार्ट, फनी है तो मीम कॉइन, नॉट फनी है तो बाकी जो भी बिटकॉइन इथेरियम वगैरह हो गया। और एग्जांपल आपके नोट दिया है। अभी कुछ लोग की नहीं, मुझे इधर ही झंडा उठा लेना है। देखो वर्चुअल करेंसी दो जाती होती है, अगर वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बनाई जाए तो उसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, और अगर दूसरी कोई टेक्नोलॉजी से बनाई जाए तो उसे डिजिटल करेंसी कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी नहीं कहते हैं। मेरा सबको ये प्रश्न है, भाई इतनी पंचायत क्यों करनी है, कौन आप देखो एक परीक्षा का पीवाईक्यू देखो, जहां वो इतनी टेक्निकल जटिलताओं में भी आपको, मेरे को आईएएस नहीं बनना, मेरे को वकील बनना है, मुझे सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना है। जब तक ये वाला क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी के अंदर ऐड नहीं हो जाता तो भाई पहले 10 साल आप ये कर लो, फिर जाके आप आईएएस की कोचिंग ले, 10 साल बाद जो मेरा कोर्स है उसमें आप ज्वाइन करो। रेस का घोड़ा बनो, रेस का घोड़ा बनो। एग्जाम पास करने के लिए बहुत सुपर इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, फोकस होना जरूरी है। जितना बड़ा रखेंगे उसके बाद आप भगवान मालिक है। दूसरा सब्जेक्ट क्या, ये बिटकॉइन और ऐसी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्यों बनाई गई। देखिए एक जमाने में तो डॉलर ही ग्लोबल करेंसी माना जाता था, सब लोग डॉलर पसंद करते थे, लेकिन ਸਰ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਰਥ ਆਫ ਬਿਟਕੋਇਨਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀਜ਼, ਉਹ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਓਰੀਜਨ 'ਚ ਆ। फिर हम देखेंगे 2007 में अमेरिका में क्राइसिस आती है, उनका शेयर बाजार गिर जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाउन हो जाता है। तो विदेश में भी जो लोग थे जो डॉलर को बहुत मानते थे, विश्वास चला गया ये सरकारी करेंसी में मजा नहीं। वो पूरा मामला क्या था पिलर 3 में देखेंगे। ये जो बैंकर्स हैं यहाँ पे वो ऑलरेडी डिजिटल सर्विस दे रहे हैं ना भाई, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, सब डिजिटल आप शॉपिंग कर सकते हैं, तो क्यों प्राइवेट करेंसी बनानी है। और हमने कल ही तो देखा था ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट, एनुअल मेंटेनेंस फीस के नाम पे बहुत सारा पैसा ही तो कमीशन में खाते हैं। आपका ही पैसा यूज करें और उसके ऊपर भी अलग अलग चार्जेस चल रहे हैं। इसलिए कुछ प्रोग्रामर और हैकर्स को लगा कि ये सब डिजिटल पेमेंट भी सरकारी नहीं होना चाहिए, हमारी खुद की करेंसी होनी चाहिए। तीसरी है पॉलिटिकल फिलोसफी, जिसे हम कहते हैं एनार्किस्ट ग्रुप। देखिए एनार्किस्ट मतलब ऐसा कि कोई पेट्रोल बम फोड़ रहा है, असल में वो पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से ऐसे लोग जो चाहते हैं अशासन, मतलब सरकार होनी नहीं चाहिए, सब लोग अपने हिसाब से सेल्फ रेगुलेट होकर अनुशासन से अपना जीवन जीते रहे। तो वो क्या चाहेंगे कि सरकार होनी नहीं चाहिए, सरकारी पैसा भी नहीं होना चाहिए, हमारा खुद पैसा हम खुद से बनाएंगे। तो ऐसी उनकी फिलोसफी जिसे हम कहते हैं एनार्किस्ट लोग हैं। ये एनार्किस्ट लोग हैं तो स्वाभाविक उनको सरकार नीचे, कानून नीचे, फियाट मनी नीचे, लीगल टेंडर नीचे, हम अपना पैसा खुद बना लेंगे। ऐसे सब जो भी गीक्स हैं, हैकर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, वो धीरे धीरे अपनी प्राइवेट करेंसी चालू करते हैं। उसका एक बड़ा उदाहरण है बिटकॉइन, जो आधा घंटा में बिटकॉइन पड़ गई। देखिए हम बात करें रुपये की, तो वो तो सेंट्रल अथॉरिटी, सरकार और रिजर्व बैंक थोड़ा कॉइन छापे, थोड़ा पेपर नोट छापे, तो सेंट्रल अथॉरिटी जो उसे दे रही है। बिटकॉइन वगैरह क्या है, उसकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, जो प्रोग्रामर भी वो भी बना के चला गया, वो अब अपने आप ही चलता है। तो उसका कोई ऐसा एक रेगुलेटर या कोई एक मेकर नहीं है, वो अपने आप चलती रहती है। इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, वीकेंड खुद है, वो सब निकल के आ रहा है। तो बिटकॉइन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी, ऐसा फीचर याद रखना है। अगर ठीक है हमें बिटकॉइन चाहिए तो क्या किया जाए, 3 तरीके हैं बिटकॉइन हासिल करने के। पहला, आप फावड़ा ले लो, मतलब स्पीड, और खुदाई चालू करो और जमीन में से निकाल लो बिटकॉइन। अब ये क्या बात है, देखिए असल में ये बिटकॉइन उसके सब डेटा ट्यूब्स होंगे जो इंटरनेट के ऊपर होंगे। तो आपने क्या करनी है, खुदाई करनी है, माइनिंग। अभी माइनिंग जो करनी है तो स्पीड यानी फावड़ा लेके नहीं करनी है, सॉफ्टवेयर की मदद से करनी है। अपने लैपटॉप में आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, उसमें कमांड देंगे और वो अपने आप उस डेटा ट्यूब को सॉल्व करेगा और उसमें से बिटकॉइन पैदा होकर आएगा। आपका क्रिप्टो भाई यूपीएससी के नंबर से इंस्टॉल कर देते हैं सॉफ्टवेयर और मजा नहीं, लाइफ चालू कर दो उसे और पैसा आता रहेगा। और ये बिटकॉइन ऐसा सॉफ्टवेयर जो है इसे चलाने के लिए, हासिल करने के लिए बहुत उसमें पावर चाहिए। तो ये देखो ये भाई ने एक मॉनिटर रखा और इतने सारे सीपीयू लगा के रखे, क्योंकि इन सबका ये कंबाइंड पावर जब जमा होगा और ये भी 30 दिन चलाएगा, तब जाके उसको शायद 50% या 10% बिटकॉइन उसके हाथ में आए। तो इस कारण से इसका जो बिजली का बिल है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो सब आप कंसीडर करो, तो वो सबके लिए वो पॉसिबल नहीं है। अगर ठीक है कोई ऐसा हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, पावर कंप्यूटर करेंगे और उसमें से बिटकॉइन आएगा, तो रुपया है तो मैं अपने वॉलेट में रखूंगा, बिटकॉइन आया सॉफ्टवेयर में से तो मैं कहाँ रखूंगा, दो जगह उसे रख सकते हैं। एक जैसे कोई फाइल है तो आप कहाँ पर रखते हैं, गूगल ड्राइव में आप मैंने रखा है, आप क्या कहते हैं क्लाउड में रखा है, उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। आप उस बिटकॉइन को गूगल ड्राइव में नहीं रख सकते, तो बताने की बात है कि हाँ एक हो सकता है कि ऐसा क्लाउड में कहीं स्टोर किया जाए। और दूसरा कि आप फ्लॉपी पेन ड्राइव सीडी वगैरह में करें, तो उसमें आप कहेंगे कि वो क्लाउड में नहीं है, वो मेरे पास है। तो उसी तरह ये जो आपने बिटकॉइन सॉफ्टवेयर माइनिंग से हासिल किया, उसको भी स्टोर करने का उसका ऑनलाइन डिजिटल कुछ वॉलेट होगा। वैसे वॉलेट दो जाते हो सकते हैं, हॉट वॉलेट मतलब जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, कोई मोबाइल ऐप उसके अंदर सब स्टोर किया हुआ आपने। दूसरा होता है कोल्ड वॉलेट, मतलब आपने बिटकॉइन जो है उसे डाउनलोड कर लिया और अपनी कोई स्पेशल यूएसबी पेन ड्राइव में स्टोर कर दिया, फिर पेन ड्राइव निकाल के कहीं रख दी, तो उसका इंटरनेट से कोई नाता नहीं है, वो अलग पड़ा है। तो उसे आप क्या कहेंगे, कोल्ड वॉलेट में बिटकॉइन स्टोर कर सकते हैं। तो देयर आर 2 ways to store it, hot wallet and cold wallet। तीसरा आपका ये तो फिर जैसे हम MP3 फाइल या फनी मीम्स एक दूसरे को शेयर करते हैं, ऐसा सबको फॉरवर्ड करेंगे तो इतना सारा पैसा हो जाएगा कि उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, राइट। इसलिए जो बिटकॉइन को इन्वेंट किया गया सतोशी नाकामोटो था आदमी, उसने एक लिमिट बनाई है कि मैक्सिमम पूरी दुनिया में 21 मिलियन बिटकॉइन ही पैदा हो सकते हैं। कोई चाहे कितने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कर ले, कितना कर ले, मैक्सिमम टोटल कितना है 21 मिलियन बिटकॉइन है। अगर सिर्फ इतना कम पैसा है तो सबके हाथ में कैसे आएगा, छोटे पैसे की एक्सचेंज की मगजमारी हो जाएगी, मुझे चाय पीनी है तो मैं कहाँ से उसका एक्सचेंज कर पाऊंगा। तो सतोशी नाकामोटो जिसने ये बनाया बिटकॉइन, उसने यूनिट कैसा किया कि जैसे 1 रुपये में होते 100 पैसे, यानी क्या 10 to 2,
बिटकॉइन ऐसा है कि एक बिटकॉइन के अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सतोशी, और कितने सतोशी तो 10 की 8 10 रेज़ टू 8 उसके इतने छोटे-छोटे टुकड़े हो सकते हैं। तो फिर आप कहें कि ठीक है चाय हमें पीनी है 15 रुपए की, तो 0.0000000 कितना बिटकॉइन आप पे कर सको, ऐसा सब उसके सॉफ्टवेयर में वो सेटिंग करेंगे। तो बिटकॉइन की ऐसी लिमिट है। ये तो पेपर है ना, जो मानता हो यूज करता है, पर अलग-अलग सरकार इस पे प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया। जैसे ईरान ने बैन कर दिया। कारण ये है कि ये सब जनता मास हिस्टेरिया, सामूहिक पागलपन करने लगी। ये देखो कितने सारे कंप्यूटर जोड़ के ये पूरा दिन माइनिंग करते हैं, बिटकॉइन की सॉफ्टवेयर चालू करते हैं। अब लाइट उनकी पूरा ग्रिड खराब हो जाएगा, बिजली चला जाएगा, तो भी ये सुधरते नहीं और ऐसे डीजल जनरेटर चालू कर देते हैं। और उससे कितना सारा प्रदूषण हो रहा है। जैसे दिल्ली में प्रदूषण है उनका, ईरान में जो भी तेहरान या कोई सिटी होगा उधर भी ऐसा प्रदूषण है। और उसका एक बड़ा कारण है बिटकॉइन माइनिंग। इस कारण से ईरान ने बिटकॉइन माइनिंग इलीगल कर दिया। कोई ऐसा पकड़ ले तो ये सब डर लेंगे, सब जब्त कर लेंगे। दूसरा, ये जो सब आप माइनिंग ऐसा कर रहे हैं, वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इससे आपने ये 10 15 50 कंप्यूटर पढ़ाई लिखाई के लिए यूज हो रहे हैं, बस ऐसे। और ये भी 24 घंटे चालू रहेंगे, आप जानते 3 5 साल बाद खराब हो जाने, ढेर सारा इलेक्ट्रिक वेस्ट जनरेट होता है। कोई भी कंप्यूटर में आप जानते हैं होता है सीपीयू। लेकिन ये बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर ऐसा है कि उसको सीपीयू से ज्यादा ये जो ग्राफिक्स कार्ड होता है, ग्राफिक्स कार्ड का क्या उपयोग होता है, जैसे फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, ये सब होता है, वीडियो गेम्स खेलने, 3D आपको सब डिजाइन करना है, ग्राफिक्स कार्ड उसके लिए होता है। और बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर ऐसा है, ग्राफिक्स कार्ड का पावर जितना ज्यादा हो उतनी जल्दी आपका वो सॉफ्टवेयर चलता है। अब देखो कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, इसमें 5 6 ग्राफिक्स कार्ड लगा दिए, क्यों? बस उसको पढ़ाई लिखाई या कोई डिजाइन एनिमेशन नहीं सीख रहा है, ये सब टाइम पास कर रहा है। इसके चलते ग्राफिक्स कार्ड के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो जिसको ईमानदारी से भी कुछ अपना वीडियो बनाने के लिए, एडिटिंग के लिए ग्राफिक्स कार्ड से खरीद नहीं सके। तो ये सब भी नेगेटिव एस्पेक्ट है बिटकॉइन के। एनीवेज वी आर लर्निंग अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन हासिल करने का फर्स्ट तरीका मैंने आपको बताया, माइनिंग डिजिटल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, डिजिटल माइनिंग करो। अब दूसरा तीसरा रास्ता क्या? मान लीजिए भाई साहब साड़ी बेचते हैं और ये कहे मेरे पास ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है कि मैं सॉफ्टवेयर चालू करके बिटकॉइन हासिल करूं, और सामने ये कोई बड़ा पार्टी उसके पास एक बिटकॉइन है, उसके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसने हासिल किया। बस तो फिर आप उसको साड़ी बेच दो और साड़ी के बदले आपको बिटकॉइन दे दे। तो ये सेकंड तरीका है बिटकॉइन एक्वायर करने का, कि यू कैन सेल योर गुड्स एंड सर्विसेज टू समवन हु ऑलरेडी हैज अ बिटकॉइन। तो ये भी तरीका हो सकता है बिटकॉइन कमाने का। मेरे पास इतना पावरफुल कंप्यूटर नहीं, तो मैं कोचिंग का उसको कोर्स दे दूं और उसके बदले बिटकॉइन एक्सेप्ट करूं, ये दूसरा तरीका हो सकता है। अब इसमें तकलीफ या इलीगल काम क्या है? मान लीजिए कोई गंजेड़ी है, वो किसी ड्रग पेडलर से ड्रग्स खरीदता है, पेटीएम से पैसा ट्रांसफर करता है, तो पुलिस को पकड़ना आसान है, क्योंकि आप जानते हैं पेटीएम आपके मोबाइल नंबर के साथ जुड़ा है और मोबाइल नंबर का सब लोकेशन मिल जाता है, हैंडसेट है उसका, IMEI नंबर मिल जाता है, तो यू कैन ट्रैक द थिंग्स। पुलिस उसका केस बना सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, कोर्ट में कन्विक्ट कर सकती है। लेकिन यही काम अगर बिटकॉइन से किया जाए कि गंजेड़ी अपना बिटकॉइन देकर कोकेन खरीदे, तो बिटकॉइन के जो ऐसे वॉलेट होते हैं वो ज्यादा उसमें सब एन्क्रिप्टेड चीजें रहती हैं। तो आपका IP एड्रेस, फोन नंबर, GPS, ईमेल आईडी, वो सबके साथ उसको प्रूव करना मुश्किल हो जाता है कि तुम यहाँ पर थे और तुमने ये काम किया था। तो इलीगल कामों में बिटकॉइन का यूज हो सकता है, उसके केस साबित करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए बिटकॉइन को करेंसी के रूप में यूज करने के खिलाफ है भारत सरकार। अब कुछ लोग ज्ञान उठा लेंगे कि हमें तो ये हमारे कंप्यूटर इंजीनियर हैं और उसमें तो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जेम्स बॉन्ड का जो MI6 है उसके अंदर वो M या Q नाम का एक साइंटिस्ट है, वो उसको डिकोड कर सकता है, कर सकता होगा। आपको एग्जाम पास करनी है तो एक्सेप्ट करो कि देयर आर प्रॉब्लम्स, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस इट, आगे बढ़ो। नक्की करो कि तुमको या तो रॉ एजेंट बनना है या तुमको IAS बनना है। रॉ एजेंट की परीक्षा UPSC नहीं लेती, कुछ कहेंगे IPS बन के उधर डेप्यूटेशन में जा सकते हैं। भाई वो खिचड़ी बंद करो, पढ़ाई पे ध्यान दो पहले। एक एक लाइन के मुद्दे असल में तो रिस्क के खत्म करने चाहिए। मैंने आपको बताया बिटकॉइन को ट्रेस करना मुश्किल है, इलीगल काम नहीं यूज कर सकते। एक दिन इसी ने मुकेश अंबानी के घर के सामने गाड़ी खड़ी कर दी और उसमें बॉम्ब रखा था और फिर रैंसम यानी कि फिरौती मांगी कि हमें पैसा दो, रुपया नहीं चाहिए, गोल्ड नहीं चाहिए, बिटकॉइन में पैसा दो, क्योंकि उनको पता है बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन हो गया, फिर पुलिस उनको पकड़ नहीं पाएगी। तो ये सब इलीगल कामों को प्रमोट कर रहा है बिटकॉइन। टॉपिंग का कोई स्कैम हो जाए, मान लीजिए कि मैं आपसे फीस ले रहा हूँ, तो ये तो सब बैंक ट्रांसफर और कहीं ना कहीं दिखेगा, तो मुझे GST भरना पड़े, इनकम टैक्स भरना पड़े। लेकिन मैं बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करूँ तो ट्रेस करना मुश्किल है, तो फिर मैं ना GST भरूंगा ना इनकम टैक्स भरूंगा, तो सरकार का लॉस है, सरकार की योजना नहीं चला सकती, मेनी प्रॉब्लम्स आर पॉसिबल। तो बिटकॉइन की तकलीफ है। अभी बिटकॉइन हासिल करने का तीसरा तरीका है। देखिए सतोशी नाकामोटो नाम के प्रोग्रामर ने बिटकॉइन डिजाइन किया। हाउ टू गेट इट, देयर आर 3 वेज। पहला मैंने आपको बताया, एकदम पावरफुल कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, आप जिसके पास बिटकॉइन है उस व्यक्ति को कुछ अपने गुड्स एंड सर्विसेज बेचो और उसे पेमेंट के रूप में बिटकॉइन एक्सेप्ट करो। तीसरा तरीका ये है कि आप सीधा रुपया या डॉलर दे दो उस आदमी को कि ये लो $1,00,000 और मुझे बिटकॉइन दे दो। दैट इज द थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है कि तो ये कह देखो भाई मैं सीधा आपको $50,000 देता हूं और जिसके पास बिटकॉइन है उसे मुझे आप दे दो। तो दैट इज थर्ड मेथड। तो ऐसी अलग अलग वेबसाइट होती है जहां पर आप बिटकॉइन और बाकी ऐसी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। जैसे कोई वेबसाइट को यूनो कॉइन। अब ऐसी वेबसाइट पे खरीदने और बेचने के भाव अलग होते हैं। मान लीजिए खरीदने का भाव 42 लाख और आपके पास ऑलरेडी और आप उसको सेल करना चाहते हैं तो भाव 39। आपके सेम क्यों नहीं है? एम इसलिए नहीं है क्योंकि आप कॉलेज की किताबें खरीदे बुक स्टोर से, फिर इसको वापस बेचो तो वो 30% मिलेगा, फिर दूसरे को बेचेगा 60%। फिर खरीदने और बेचने का भाव अलग रखेगा तभी तो वो दुकानदार का कमीशन बनेगा। या तो ये ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसे हम क्रिप्टो एक्सचेंज भी कहते हैं। ऐसी क्रिप्टो एक्सचेंज वेबसाइट पर बिटकॉइन, डॉजकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, बहुत सारे अलग अलग कॉइन्स आप खरीद बेच सकते हैं। ये खराब क्यों है? मान लो आपकी सही इंडिया में अपने स्लीपर से एजेंट को पैसा भेजे डॉलर में, तो मैंने आपको बताया तो वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम ऐसी सब संस्थाएं हैं जो ये रेमिटेंस का काम देखती हैं, लेकिन उसको तो RBI रेगुलेट करता है। तो ऐसा पैसा भेजेगा तो आपको रिसीव करने के लिए आधार कार्ड, पान कार्ड ये सब करना पड़ेगा, CCTV कैमरा लगा होगा, सब पकड़ जाए। तो आप इसे एक रास्ता निकालें कि भाई मैं ऐसी कोई ऑनलाइन वेबसाइट पे मेरे पास जो डॉलर होंगे उसको मैं बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दूंगा और फिर अपने स्लीपर से एजेंट को भारत में बिटकॉइन भेज दूंगा और वो उसे फिर कन्वर्ट करके रुपया बना देगा और वो आगे चलाएगा। तो ये सब टेरर फाइनेंस में भी ये मदद कर सकता है। टेरर फाइनेंस मतलब क्या? ये आतंकवादी जो पैसा भेजे, गलत काम कर रहा है भारत के अंदर। Now again some people will become नहीं, वो सब इकट्ठा टाइगर और जेम्स बॉन्ड और जुमेलो पठान वो सब ऐसा उसको ट्रेस कर सकता है। तो ट्रेस कर सकता है बट इट इज डिफिकल्ट। मान लो आगे बढ़ो, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, फिल्म की तैयारी के लिए अलग कोर्स होते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं। अभी बिटकॉइन आपके अद्भुत अद्भुत मजा आ गया। इसका भाव क्या चलता है? एक जमाने में $70,000 था, मतलब एक बिटकॉइन खरीदना है आपको $70,000 दो, जिसके पास ऑलरेडी वो इस भाव पे आपको बेचेगा। फिर अचानक इसका भाव गिर गया $20,000 इन 2022। फिर अभी ट्रम्प आया, ट्रम्प प्रेसिडेंट है तो ट्रम्प वो पॉजिटिव है कि नहीं बिटकॉइन ये सब क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें टैक्स कम करेंगे, इसमें पान कार्ड, आधार कार्ड, सबकी मगजमारी कम करेंगे। तो इन्वेस्टर को लगता है ये अच्छी चीज है और इसमें हमें पैसा डालना चाहिए। तो क्या डिमांड बढ़ रही है बिटकॉइन की? जिस चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो ये जो $20,000 में मिलता था, अभी ट्रम्प जब जीतने को आया तो ये एक बिटकॉइन $1,00,000 के मार्क को भी क्रॉस कर गया। मतलब एक बिटकॉइन आपको चाहिए $1,00,000 दो, उसी साल जो भी 80 to 90 लाख रुपीस आप दो, अब वो हासिल कर सकते हैं। ऐसे कई साल पहले मुझे एक आदमी का तुम बिटकॉइन ले लो, उसमें बहुत प्रॉफिट है, और उस वक्त उसका भाव चल रहा था 5 लाख, ऊपर नीचे क्यों जाते हैं? वो डिपेंड करता है कितना मास हिस्टेरिया यानी कि सामूहिक पागलपन चल रहा है इसको हासिल करने के लिए। कुछ बार ये जो एनार्किस्ट ग्रुप होते हैं, मतलब गीक नर्ड्स और दूसरे लोग जो कि हमें कोई ये बोलना नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, ऐसे ज्यादा एक्टिव होते हैं तो चल जाता है। कुछ बार जो इन्वेस्टर को लगे आजकल शेयर मार्केट में मजा नहीं है, गोल्ड का मजा नहीं है, वो इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चालू करे, भाव चढ़ जाता है। ये टेररिस्ट, नार्को ड्रग डीलर्स मैंने बताया वो भी इसको यूज करते हैं, तो जब वो ज्यादा एक्टिव होते हैं तो भाव चढ़ जाए। इलॉन मस्क कभी कहता है कि मैं अपनी टेस्ला कार खरीदनी आपको तो बिटकॉइन में पेमेंट करो तो भी मैं आपको बेचूंगा। तो लोग सोचा बिटकॉइन पर लीगल चीज होने वाली है, तो वो और
इन्वेस्ट करना चालू करे, तो बहुत सारे फैक्टर के चलते वो अप डाउन होते रहता है। एमसीक्यू में पूछे तो तर्क लगाना है कि कुछ तो सामूहिक पागलपन या इलीगल काम हो रहा होगा, तब जाके इसका भाव बढ़ना चाहिए। अदरवाइज समझो ये तो एक डिजिटल ऐसी चीज है जिसके पीछे कोई सरकार नहीं है, कोई गोल्ड या कुछ रखा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन है। आप इसको पैसा मानते हैं तब तक पैसा है, जिस दिन आपने मानना बंद कर दिया गिर जाएगा। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व मतलब जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल बैरल का भाव सस्ता हो, हमें खरीद लेना चाहिए और कहीं पर स्टोर कर लेना चाहिए, ताकि बाद में जब शॉर्टेज हो जाए भारत में ऑयल की, तो उस स्टोर किए हुए ऑयल को हम यूज कर सकें। तो इसे क्या कहेंगे? स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। तो ट्रम्प ऐसे बोल रहे हैं कि अमेरिकन सरकार ने बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना चाहिए। तो ये क्या बात हुई? वैसा की तो बात हो सकती है कि यूएस गवर्नमेंट के पास मान लो $1 लाख हो, जो उन्होंने टैक्स पेयर से इनकम टैक्स वगैरह हासिल किए हो, उसे वो डॉलर्स देकर बिटकॉइन खरीद ले और अपने इस तिजोरी में स्ट्रेटेजिक रिजर्व में रख दे। या ऑप्शन बी, ऑलरेडी अमेरिका ने जिन ये सब नार्को ड्रग कार्टेल्स हैं, टेररिस्ट हैं, उनको पकड़ के उनसे बिटकॉइन जो कॉन्फिस्केट यानी जब्त किए हैं, वो भी उनके पास करीब 2 लाख यूनिट है, तो वो सब इस तिजोरी में भर देते। ये बन गया इनका बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व। आपके पैसा क्या फायदा है? फायदा है ना पैसा को, जिन्होंने जब खरीदा था या जिससे जब्त किया था, भाव चला था $50,000, अब $1 लाख हो गया, तो प्रॉफिट पे बेच दे अमेरिकन सरकार बाकी लोगों को, और जो पैसा आया उसे उनको जो भी अपनी योजनाएं चलानी है, गवर्नमेंट स्कीम चलानी है, पॉलिटी करना है, वो कर सकते हैं। दूसरा, इसे वो अपना फिस्कल डेफिसिट सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा जो सरकारें होती है उनका इनकम कम होता है, खर्चे ज्यादा होते हैं, तो बीच में जो घाटा हो गया नॉर्मली गवर्नमेंट ने भी लोन लेना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। और अगर ट्रम्प सरकार के पास ऐसा जमीन पैसा पड़ा हो बिटकॉइन का, उसको बेच के वो अपना सारा घाटा सॉल्व करते रहे, तो हेल्दी तरीके से देश चला सकते हैं। तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व। उसके अब बियॉन्ड जाके हम क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि हम अमेरिका की आईएससी तैयारी नहीं करें, भारत की आईएससी तैयारी करें, और ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में अब है नहीं, एक दो लाइन में आना था, हमने पढ़ लिया। तो वी लर्न अबाउट बिटकॉइन फ्यू थिंग्स। अभी और भी एडवांस चीजें समझनी है, फ्रेश माइंड के साथ समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप एमसीक्यू सॉल्व करें। कुछ 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। कॉइंस डिजिटली पैसा जारी किया जा रहा है, सरकार जारी करे तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, प्राइवेट पार्टी जारी करे जैसे कि बिटकॉइन है, क्योंकि उसका नॉर्मल लोगो इमेज है, तो जैसे बिटकॉइन हुआ। आप कोई फनी लोगो या इमेज से बना दो, जैसे ट्रम्प है, कोई जापानीज ब्लॉग है, तो उसे हम कहते हैं मीम कॉइंस। मीम कॉइंस या ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने देखा कि बिटकॉइन को हासिल करने के 3 तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, डिजिटल माइनिंग करो पावरफुल कंप्यूटर से, जिसके पास बिटकॉइन है उसे आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज सेल करके कमा लो। तीसरा तरीका है कि रुपया $1 लाख दे दो और सामने जिसके पास बिटकॉइन है वो दे देगा। सो देयर आर 3 मेथड्स। अब कुछ टेक्निकल चीजें जो चलती हैं, देखिए कार्ड नेटवर्क जो चला जा रहा है, वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, तो इन्होंने धर्मशाला तो खोली नहीं है, फीस लेते हैं। या जब भी शॉपिंग करते हैं तो दुकानदार से मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर फीस लेते हैं ये कार्ड कंपनी वाले, और मेरे आपसे वो लेते हैं एनुअल अकाउंट मेंटेनेंस की फीस। उसमें चलते होती है कि 1 लाख का शॉपिंग करोगे तो फीस नहीं चढ़ेगी, वरना आपके हर साल के 499 रुपीज की फीस चढ़ेगी वगैरह, क्योंकि इनको भी समझो अपना सर्वर, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर स्टाफ, सब कुछ का खर्चा तो है वीजा, मास्टर कार्ड और रुपे को। सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई देश में लोग बिटकॉइन यूज करें, शॉपिंग करें उसे, तो उसमें भी सर्वर, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट बिल कुछ तो खर्चा है, 100% तो धर्मशाला नहीं हो सकती। तो इसका पैसा कौन दे रहा है, किसको दे रहा है? तो जो सतोशी नाकामोटो जिसने ये बिटकॉइन इन्वेंट किया, वो कंप्यूटर ऐसा सिस्टम डिजाइन करके दिया है कि आप जो ये बिटकॉइन माइनिंग करें, उसी के साथ उसका बाय प्रोडक्ट के रूप में वो पूरा नेटवर्क चलते रहता है। तो आप जब ये काम करते हैं तो ट्रांजेक्शन के लिए आपको कुछ ना कुछ वो कमीशन या पैसे मिलता है। तो जो आप माइनिंग करते हैं तो उसके रिवॉर्ड या कमीशन के रूप में आपको जो पूरी सिस्टम में प्रणाली आपको बिटकॉइंस देती है, क्योंकि आपने इस नेटवर्क को चलाने में मदद की है। तो कितना पैसा देती है? पहले कुछ 50 बिटकॉइन बनते थे, मान लो 1 महीने तक आप ये नेटवर्क चलाओ, फिर 25, फिर 12.5, समझिए क्या हो रहा है, आपको हो रहा है। इसको कहते हैं बिटकॉइन हार्विंग। तो हर 4-4 साल पे ऐसा वो कुछ करते हैं, ऐसी कुछ सिस्टम है। सो दैट इज द टर्म। सो बेसिकली बिटकॉइन हार्विंग इज व्हाट, ये पूरा नेटवर्क चलाने के लिए जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसके बदले आपको कुछ कमीशन दिया जाता है, लेकिन एवरी फ्यू इयर्स वो पहले से आधा कमीशन देते हैं। पहले 50 बिटकॉइन देते थे, अभी 25 देते हैं, ऐसा कम हो रहा है। रिसेंटली में आप जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसमें क्या होता है जानते हैं? 0 और 1 बाइनरी काम चल रहा है। आजकल नए जात के कंप्यूटर बन रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स। ये क्वांटम कंप्यूटर वो फिजिक्स के अलग सिद्धांत से चलते हैं, साइंस में देखना। तो क्रिटिक्स का ये कहना है कि जब क्वांटम कंप्यूटर्स और उसमें एआई उसको चलाने लगेगा, तो तुम्हारा जो पूरा नेटवर्क है उसको बर्बाद कर देंगे, हैक कर देंगे, सब कुछ डिस्टर्ब कर देंगे, और ये बिटकॉइन मतलब तबाही हो जाएगा। तो ये भी इसके अंदर चैलेंजेस हैं, क्या वो सब साइंस टेक में आप देखना। हम वापस आते हैं, जो बिटकॉइन है, हाउ टू एक्वायर इट एंड फ्यू टर्म्स हमने देखे उसकी। गवर्नमेंट क्या सोचती है भारत की, भारत का आरबीआई क्या सोचता है? मान लीजिए हम ये सोचे कि बिटकॉइन खरीदना है, रुपया देके, जो भी 40 लाख रुपीज, 90 लाख रुपीज देने, तो मैंने आपको बताया ऐसी वेबसाइट होती है जैसे यूनो कॉइन, जहां पर आप बाइंग सेलिंग करते हैं। तो इसका मतलब आपके पास जो पैसा है वो 40 लाख बैंक में पड़ा होगा, नेफ्ट या आरटीजीएस सिस्टम की मदद से आप उस वेबसाइट में शॉपिंग करें, उसको देंगे, सामने जिसने बिटकॉइन लिस्ट किया है उस सेलर को वो पैसा जाएगा, और उसके अकाउंट में 40 लाख रुपीज जमा होगी, तो उसका भी एसबीआई या एक्सिस में अकाउंट होगा, नेफ्ट से पैसा, आरटीजीएस से पैसा जाएगा। तो अगर हम इन सबको रोकना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? ये नेफ्ट वाले सिस्टम में ब्लॉक कर देना चाहिए कि भाई ऐसी जो वेबसाइट है यूनो कॉइन अपना का जो बिटकॉइन या कोई भी ऐसा क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग करे, उसको आप मत एक्सेस करने दो। आरबीआई ने 2018 में ऐसा रूल बनाया कि कोई भी बैंक ऐसी वेबसाइट का जो भी बाइंग सेलिंग हो रहा है उसमें अपनी कोई एसोसिएशन नहीं कर सकती, ना नेफ्ट ना आरटीजीएस, ना उनका बैंक अकाउंट भी नहीं खोलने दो। ऐसी कोई भी ये जो वेबसाइट होगी यूनो कॉइन वगैरह, उसका बैंक अकाउंट भी मत खोलने दो। ऐसे आरबीआई ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल बना दिए, क्योंकि आरबीआई नहीं चाहता लोग बिटकॉइन में जाए। बस तो फिर ये जो यूनो कॉइन और ऐसी जो कंपनियां थी जो वेबसाइट चलाती थी, बिटकॉइन बाइंग सेलिंग में मदद करती थी, वो लग गए सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा जो आर्टिकल 19 के अंदर व्यवसाय का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, ये वायलेट हो रहा है। क्योंकि समझिए कोकेन रखना इलीगल है, ड्रग रखना इलीगल है, क्योंकि उसका कानून है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। और बिटकॉइन रखना इलीगल है, ऐसा कानून में लिखा ही नहीं अभी तक। जब तक लिखा नहीं तो हमें धंधा करने दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात तो सही है, अब तक तो कानून बना नहीं है। आरबीआई ने लेकिन तर्क दिया ये सब टेरर फाइनेंस और सब दोनों में काम हो रहा है, रोकिए इसे। फिर सुप्रीम कोर्ट डिड टेस्ट। ये देखो, एक तरफ है कॉस्ट, सामने है बेनिफिट। हमें एक चूहे को मारना है, वी वांट टू किल अ माउस, उसके छोटा कुछ साधन वाले तुम तोप से या मिसाइल तो नहीं डालना चाहिए माउस के ऊपर, तो प्रोपोर्शनलिटी नहीं। आरबीआई ने क्या क्या सब बैन कर दिया। तो ये फंडामेंटल राइट जो अपने राइट टू बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, वो खराब हो रहा है। तो ये बहुत ज्यादा है। फायदा हो सकता है बेशक ये पब्लिक सेफ्टी, वेलफेयर और आतंकवादियों को नहीं मिलेगा, पर वो फायदा बहुत छोटा है, नुकसान बहुत ज्यादा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को लगा। इसे सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को रिवोक कर दिया, बैन को हटा दिया। तो ये बना दे वापस सब लोग बिटकॉइन खरीद सकते हैं। ये सब एक ग्राफिक्स के जरिए आपके एंड ऑफ में दिया, आराम से देख लेना। सरकार का क्या मतलब, आरबीआई तो नहीं चाहता कि वो अपना सुप्रीम कोर्ट ने बोला चलने दो, तो आरबीआई ठीक है चलने दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या सोचती है? गवर्नमेंट का ये कहना है कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो चलने दो, पर आप अगर बिटकॉइन खरीदते हैं मान लीजिए 100 रुपए में, फिर उसको बेचते हैं जो भी 130 रुपीज में, आपका प्रॉफिट हुआ 30 रुपीज। ये 30 रुपीज प्रॉफिट पे सरकार कहती है हमें 30% टैक्स दो, और ये ट्रांजेक्शन पे 1% टीडीएस लगेगा। ये टैक्स क्या है, टीडीएस क्या है, ये भी हम लोग समझेंगे, पर वो सेकंड पिलर में। देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमी, मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस, और उसका भी पहला चैप्टर हम देख रहे हैं। 1 महीने तक तो ये मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस ही चलेगा। पिछली परीक्षा में 10 सवाल इधर से ही आए थे।
उसके बाद सेकंड महीने में हम जाएंगे इस कोर्स के, तब हम पहुंचेंगे बजट टैक्सेशन में, तब हम समझेंगे ये कैपिटल गेन्स टैक्स क्या है, टीडीएस क्या है, वगैरह वगैरह। तो नीड नॉट वरी, इधर ही और वो हम पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, एक महीने बाद पढ़ेंगे। तो ये गवर्नमेंट का क्या रुख है? गवर्नमेंट असल में तो बैन करना चाहती है बिटकॉइन को, इसका कानून भी लाने की कोशिश की थी, पर पार्लियामेंट में भी बिल पास होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, चालू होने दो, लेट पीपल इन्वेस्ट इन बिटकॉइन। गवर्नमेंट कहती है इन्वेस्ट करो, हम तो टैक्स मांगेंगे तुम्हारे प्रॉफिट पे। दैट इज द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट। अब कुछ लोग वापस झंडा उठाएंगे। ये देखो, अब तक तो तुम ये बोल रहे हो कि बिटकॉइन को ट्रेस करना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है, 11 देशों की पुलिस उसको ढूंढ रही है, तो सरकार टैक्स कहां से लेगी? टैक्स लेने के लिए भी तो आदमी को ढूंढना पड़ेगा ना कि तुमने प्रॉफिट कमाया। आई एग्री विद यू, ये बात तो सही है कि पहले पकड़ना तो पड़ेगा कि कहां पर है बिटकॉइन। जैसे कि सपोज बहुत सारी वेबसाइट भारत में बैन हो, तो उसको ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो, जैसे टिकटॉक वगैरह कुछ जो बैन किया हो, तो वो वीपीएन वगैरह से लोग चला के देखते हैं। वो जो भी फ्री फायर या पबजी कोई तो गेम है उसको भी बैन किया, तो खेलने वाले उसको भी खेलते हैं। तो ट्रिक्स कहां से करोगे? देयर आर चैलेंजेस। आई एग्री विद यू, पर अब सरकार ने बोला हमें एमसीक्यू पास करना, तो मेमोराइज एंड मूव अहेड। इकोनॉमिक सर्वे जो सरकार हर साल जारी करती है कि देश में क्या चल रहा है, क्या इकोनॉमी की हालत है, वो क्या बोल रहा है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है बिटकॉइन आर डेंजरस, इसमें सब स्कैम होते हैं, जैसे एफटीएक्स स्कैम होता है। स्कैम क्या तुम पढ़ने नहीं बैठे, प्राइसेस आर वोलेटाइल, कभी $20,000 होता है, कभी कितना $1,00,000 हो गया, कभी क्वांटम कंप्यूटिंग इवेंट होगा तो जीरो हो जाएगा। ये सब कर चोरी होती है, बिजली की बर्बादी होती है, इसके खिलाफ लड़ना है, ग्लोबल कोऑपरेशन होना जरूरी है। अब ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए अलग अलग संस्थाएं काम कर रही है। यूरोपियन यूनियन का कुछ मीका फ्रेमवर्क है, OECD ग्रुप का सीआरए फ्रेमवर्क है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कुछ बिल ऑफ राइट्स का फ्रेमवर्क बना रही है। ये सब क्या है, अलग से हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, वो क्या लगा तो इसमें क्या बात होगी। पहला, टैक्स चोरी को रोकना है, दूसरा, टेरर फाइनेंस से लड़ना है, तीसरा, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उसका यूजर डेटा प्राइवेसी का सम्मान करना है। दैट विल बी द जिस्ट ऑफ इट। तो अलग से वो मतलब सब्जेक्ट नहीं है, ये इतना गहरा क्यों से पढ़ने बैठे। सफिशिएंट हो कि सरकार कुछ कदम उठा रही है। वापस आते हैं, आरबीआई को डर है कि बिटकॉइन को बहुत प्रमोट किया तो इट विल रिजल्ट इनटू डॉलराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। डॉलराइजेशन मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ जाना, डॉलर का यूज बढ़ जाना। क्योंकि समझो बिटकॉइन खरीदना भी है तो डॉलर में ज्यादा लोग तो एक्सप्रेस कर रहे हैं ना कि $1,00,000 का एक बिटकॉइन वगैरह हो गया। अभी डॉलराइजेशन क्या है, हम लोग थर्ड पिलर करेंसी एक्सचेंज में समझेंगे। मतलब समझो वहां पर तो हम 1.5 महीने बाद वहां तक पहुंचेंगे। अभी तो हम फर्स्ट पिलर में मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस, 1 महीने बाद बजट टैक्सेशन में पहुंचेंगे, 1.5 महीने बाद इंटरनेशनल ट्रेड में पहुंचेंगे। तब देखते हैं डॉलराइजेशन क्या है। नाउ बिटकॉइन तो एक एग्जांपल ही है, हम लाइटकॉइन बहुत सारे ऐसे करेंसी होते हैं, 3 तरीके से हासिल कर सकते हैं। मैंने आपको सिखाया है। गवर्नमेंट और आरबीआई को पसंद नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसलिए अलाउ किया है। आगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? इस सरकार ने ऐसा देखो बिटकॉइन वगैरह तो ठीक चीज नहीं है, पर ये जिस टेक्नोलॉजी से बना है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत जोरदार है, हम उसे यूज करेंगे। समझते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि एक C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसे अनरियल इंजन नाम का सॉफ्टवेयर बनाया हो, उसकी मदद से आप 3D गेम्स और 3D चीजें डिजाइन कर सकते हैं। तो अब ये तो प्रोग्रामर पे निर्भर है। प्रोग्रामर का शैतानी दिमाग हो तो सब वायलेंट वीडियो गेम्स बनाएगा। अगर वो चाहे तो ये आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइन के सॉफ्टवेयर भी बना सकता है कि पूरा अगर आपको 3D में दिखे वो सब भी ऐसा कार्टून दिखे, क्योंकि अनरियल इंजन सॉफ्टवेयर से बनाया है। सिमिलरली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जिसमें आप सभी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब जिसका खुरापाती दिमाग है वो क्या करे, उसे बिटकॉइन बना दे और बिटकॉइन को भी टेरर फाइनेंस में अलकायदा और ऑफिस से पैसा भेजते रहे और कोई डिकोड नहीं कर सके, ये भी हो सकता है। और इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से आप चाहें तो सब पब्लिक डेटाबेस मैनेजमेंट का भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं कि एग्जाम की मार्कशीट है, पेशेंट का रिकॉर्ड है, बैंक के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, किसी क्या जमीन खरीदा, क्या गाड़ी खरीदा, ऑल दोस डेटाबेस कैन बी स्टोर्ड। गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो बेसिकली एक डेटा स्टोरेज की टेक्नोलॉजी है, हम उसे प्रमोट करेंगे फॉर पब्लिक डेटाबेस मैनेजमेंट। हालांकि अभी उसका क्या इलीगल काम का यूज होता है, टेरर फाइनेंस और उसमें बिटकॉइन को कैसे ऐड करें वगैरह। सो व्हाट इज दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? देखिए, कोई भी डेटा स्टोर करना एक तरीका क्या हो, अपने कंप्यूटर हार्ड डिस्क में रखो, कोई एक सेंट्रल सर्वर में रखो, और इसमें डर है हैकिंग हो जाएगा, कोई चुरा लेगा, कोई डिजास्टर हो गया, साइक्लोन सुनामी आ गया, बर्बाद हो जाएगा। तो डेटा को मल्टीपल कंप्यूटर्स में स्टोर करना चाहिए। इसे हम क्या करें, डिसेंट्रलाइज्ड लिखेंगे कोड, ताकि मान लो यहाँ पर डेटा है, यहाँ पर डेटा, यहाँ पर डेटा है, किसी ने ये कंप्यूटर हैक कर दिया, किसी कारण से ये कंप्यूटर शटडाउन हो गया, फिर भी इससे आप रिकवर कर सको, पूरी चीज को वापस बना सको, ऐसा सब होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये जो टॉरेंट से फाइल शेयरिंग होता है वो कैसे होता है, आप नेट पे देख लेना। तो वो जैसे कि अलग अलग कंप्यूटर पे चीज है और एक जगह आप हासिल कर सकते हैं, इसी टाइप की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस स्टोरेज है। अभी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये तो प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है उसे क्या पॉजिटिव नेगेटिव काम करना है। जैसे सतोशी नाकामोटो ने इस टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया बिटकॉइन। अल्टीमेटली बिटकॉइन क्या है कि लोग मानते हैं वो पैसा है, तो पैसा है तो उसका अकाउंट रखना पड़ेगा कि आज यूजर एक्स के खाते में 50 बिटकॉइन है, कल उसने 1 बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन किया तो उसके वॉलेट में 49 बिटकॉइन है। तो ये सब एक्सचेंज तो मेंटेन हो रही है ना, वो कहां पर कैसे मेंटेन हो रही है, तो वो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ऐसा सोचो, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट है कि जो अलग कंप्यूटर में स्टोर होगी। अरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये कैसे अच्छी चीज है या क्या पॉजिटिव यूज इसका हो सकता है? मान लीजिए सोल्जर है, उसे कश्मीर से काशी अपने पैसे भेजने फैमिली को। पहले के जमाने में जब कंप्यूटर इंटरनेट नहीं था तो पोस्टल ऑर्डर आप भेजते थे, मनी ऑर्डर जिसे कहते थे। वो ऐसा क्यों कश्मीर भेजा पोस्ट ऑफिस में, लेकिन यहाँ पर भी फीस लगती है कि मान लो 5,000 भेजेगा तो पोस्ट ऑफिस उस पर एक्स्ट्रा 50 रुपये अपनी फी लेगी, तो असल में उसने 5,050 देने पड़ेंगे और फिर फैमिली को जाएगा। लेकिन ये तो काफी स्लो तरीके से काम होगा, काफी एक्सपेंसिव ट्रांजेक्शन है कि 50 रुपये तो फी चल जाती है इस पे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सब डिजिटल पेमेंट, यूपीआई ऐप, पेटीएम, ये सब है, तो ये भी बेस्ट है। अब तो कोई ट्रांजेक्शन फी भी नहीं है, लेकिन ये सेंट्रल सर्वर होगा, इलेक्ट्रिसिटी हैकिंग वगैरह डर तो रहता है। तो हम लोग थर्ड स्टेज पे जाए, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है कि जिसके अंदर डेटा डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से स्टोर होता है, तो ये जगह डिलीट हो गया है तो भी दूसरी जगह से रिकवर हो सके। तो गवर्नमेंट का मानना है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ऐसा सब फाइनेंशियल डेटा स्टोर किया जाए, इट विल बी बेनिफिशियल। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? अल्टीमेटली डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है दैट मेंटेन्स अ कंटीन्यूअसली ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। एक एक्सेल शीट है, आज मैंने आपको पैसा भेजा, कल आपने कहीं और शॉपिंग किया, उसने इसको पैसा दिया, ये पूरा जो डेटा सेट मेंटेन करना है उसकी ये डेटाबेस टेक्नोलॉजी। इसके फायदे क्या है? जैसे कि पुराने डेटा डिलीट नहीं हो सकते, तो मेन चीज है, वरना आप रिकॉर्ड ढूंढने में दिक्कत हो जाए। नया डेटा ऐड हो सकता है, इसमें कोई मिडल मैन जैसा नहीं है, जैसे वीजा मास्टर कार्ड वगैरह होता है जो अपनी अलग फीस चार्ज करता है, और इसमें किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हैं। कॉलेज मार्कशीट है, लैंड ओनरशिप, व्हीकल ओनरशिप, बहुत कुछ आप स्टोर कर सकते हैं। इसको आप पब्लिक रिकॉर्ड भी बना सकते हैं ताकि इनकम टैक्स आरबीआई किसी को चेक करना है तो वो भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप सॉफ्टवेयर और डेटा सेट्स बना सकते हैं। तो दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जैसे वो विकिपीडिया में किसी ने फिल्म का रिव्यू लिखा, दूसरा आदमी उसको एडिट कर देता है, वर्जन हिस्ट्री में जाता तो सब पता चल जाएगा पहले क्या था क्या है। तो ऐसा पब्लिक रिकॉर्ड भी हो सकता है। अब कुछ लोग वापस झंडा उठाएंगे कि भाई तुम अब तक ये बोल रहे थे कि जो बिटकॉइन है वो सब टेरर फाइनेंस और इलीगल काम में यूज होता है और कोई ट्रेस नहीं कर सकता, तो अब तुम बोल रहे हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पब्लिक सब देख सकती है, तो आर यू नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग योरसेल्फ? तो ऐसी बात है, विकिपीडिया का पेज बना तो वो कोड क्या है? HTML कोड है। जीमेल आप देखते हैं तो जीमेल की वेबसाइट भी HTML कोड है।
मैं और आप विकिपीडिया देख सकते हैं, लेकिन मैं आपका जीमेल आईडी नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि मुझे पासवर्ड नहीं पता है ना भाई। तो बिटकॉइन ऐसी चीज है कि उसका जो भी पब्लिक की प्राइवेट की ऐसा पासवर्ड होता है, तो मैं आपका बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन रेकॉर्ड नहीं देख सकता, इनकम टैक्स विभाग के ऑफिसर नहीं देख सकते। और गवर्नमेंट की तरफ से जो टेक्नोलॉजी बनेगी तो वो तो विकिपीडिया टाइप की होगी कि कोई भी किसी का देख सके, उसमें यूजर के अलग लेवल होंगे कि इनकम टैक्स ऑफिसर है तो सबका डेटा देख सके, मैं हूं तो मैं आपका डेटा ना देख सकूं वगैरह। टेक्नोलॉजी देखिए हुई एसटीएम है, वो तो डिपेंड करता है वेबसाइट पासवर्ड वाला है, एनक्रिप्टेड है या एनक्रिप्टेड नहीं है। सिमिलरली ब्लॉकचेन ऐसा है, उससे आप एनक्रिप्टेड बिटकॉइन जैसा भी डेटा सेट स्टोर कर सकते हो जिसे कोई ना देख सके, या पब्लिक डेटा सेट भी बना सकते हो जिसे सब देख सके। कुछ लोग मुझे कभी भी एक चीज भी समझ नहीं आई। देखिए मेरी तरफ से पॉसिबल था उतना सिंपलीफाई आप इस इनिशिएटिव कैप्चर में। कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने दो करेंसी अपना ली। मार्शल आइलैंड नाम का एक छोटा सा आइलैंड है, टापू है, वो देश है अमेरिका के थोड़े नजदीक में, तो वो दो करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं, यूएस डॉलर को भी एक्सेप्ट करते हैं और खुद की क्रिप्टो करेंसी भी बनाई जिसको वो कहते हैं एसओवी। अल साल्वाडोर नाम का एक देश है, उसने कहा हम भी दो करेंसी एक्सेप्ट करेंगे, यूएस डॉलर भी और बिटकॉइन भी। मतलब ऐसी बात है अगर आपको चाय पीने का बनना है तो दो करेंसी में से जो आपकी मर्जी है यूज कर। वेनेजुएला नाम का एक देश है, उसकी करेंसी बॉलीवार, फिर उन्होंने कहा हम अपनी नई करेंसी बनाएंगे डिजिटल, जिसका नाम होगा पेट्रो। अब वो क्या क्यों कैसे उसमें हम जाएंगे नहीं, पुराने मुद्दे हुए सफिशिएंट हो कि कुछ देशों में एक से ज्यादा करेंसी यूज करते हैं, डॉलर भी यूज करते हैं, वैसा सब डिजिटल बना के भी यूज करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया डेटाबेस मैनेजमेंट करती है। हम लोग और पिलर में पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, गरीब देशों को लोन देता है, और लोन देने के लिए भी तो कहीं से पैसा लाना पड़ेगा। बैंक अगर आपको कार लोन दे रहा है, इसका मतलब मेरे बैंक में पैसा डिपॉजिट इन्वेस्ट किया होना चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक भी अपने बॉन्ड्स इशू करता है जिसमें इन्वेस्टर पैसा डाले ताकि वर्ल्ड बैंक के पास पैसा है और वो आपके देशों को दे सके। तो वर्ल्ड बैंक ने अपने बॉन्ड्स निकाले। बॉन्ड मतलब वर्ल्ड बैंक खुद लोन देना चाहता है, ऐसा पेपर इशू किया ऑस्ट्रेलिया में। आप हमारे इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, हम इन्वेस्टर को 2% इंटरेस्ट देंगे, 2 साल के बाद प्रिंसिपल वापस करेंगे, और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर जिसमें ऑस्ट्रेलिया के इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे, वर्ल्ड बैंक के पास पैसा आएगा, आपको लोन देगा। ओके बराबर है। तो और इसका सब जो डेटाबेस तो मेंटेन करना पड़ेगा। टीम इन्वेस्टर मिस्टर एक्स उसने वाई डेट पर इतना पैसा दिया, उसको जेड डेट पे रिटर्न करना है। तो ये डेटाबेस कैसे स्टोर किया उन्होंने, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से स्टोर किया। तो वर्ल्ड बैंक ने भी ऐसा काम किया, ऐसा बॉन्ड इशू किया, उसे कहा गया बॉन्ड आई बॉन्ड्स। तो ये सब चलते रहता है। फिर मैंने आपको बताया इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये सब टेरर फाइनेंस, डेटा प्राइवेसी, ये सब के लिए बना रहे हैं ये लोग, ये हमने देखा। और भी छोटी मोटी चीजें जनरल नॉलेज आप देखते हैं ना, हर छोटी चीज पढ़ने बैठे तो ये 5 महीने तक चलते रहेगा। इट इज यूर इन हैंड आउट। नाउ सम अदर स्मॉल टॉपिक्स। स्टेबल कॉइन क्या है? ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਮਾਦਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਐਂਡ ਬਲੌਕਚੇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਬਲੌਕਚੇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ। ਗॉट इट। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੀ? ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਚੁਅਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਬਲੌਕਚੇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਲੌਕਚੇਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਡ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਡੇਟਾਬੇਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਲੈਜਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਜਰ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਾइंड ऑफ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਸਭ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਸਟੋਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ that maintains a continuously growing list of records transactions ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਓਲਡ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ new entry will be visible to all, mainly used for running the cryptocurrency network, but it can also store any type of data। any type of data ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੋ ਡੇਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਓਲਡ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਲਡ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ, ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਫਰੋਮ ਦਿਸ। ਓਰੀਜਨ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਓਰੀਜਨ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਆਟ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੇਥ ਹੈ ਲੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸਬਪ੍ਰਾਈਮ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ USA 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਰੋਡਡ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ US ਡਾਲਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਦੇ ਆਲਸੋ ਡਿਸਲਾਈਕ ਬੈਂਕਸ ਐਂਡ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਚਾਰਜਿਸ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਕਾਰਡ ਪੇਮੈਂਟਸ, MDR, ਇੰਟਰਪਰੇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਦੇਅਰ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਦੀ ਮਨੀ, ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਮਨੀ। ਸੋ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨੋਨਿਮਸ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਸਤੋਸ਼ੀ ਨਾਕਾਮੋਟੋ launched cryptocurrency Bitcoin. Total 21 million Bitcoins, where 1 Bitcoin is equal to 10 spar Satoshi, the smallest unit. Other examples क्या है दी?
ज़्यादातर ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, डिजी कॉइन, लक्ष्मी कॉइन, रिपल, ये वो। वर्चुअल करेंसी कुछ मीम और ट्रंप कॉइन भी है, ये भी आहा वाली चीज़ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਆਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਮ ਕॉइन ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, नेम्ड आफ्टर करैक्टर सेलिब्रिटी, ये वो कोई भी इशू कर, नॉट इशूड बाय द गवर्नमेंट, इशूड बाय प्राइवेट कोडर, या फिर तुसी कर लो, कोई भी कर सकता है, ठीक है। हॉट वॉलेट, कोल्ड वॉलेट क्या होंदा है जी, just like you store money in Paytm digital wallet, you can store Bitcoin and other cryptocurrency in crypto digital wallet, in crypto digital wallet. Such wallet could be hot wallet and cold wallet। जब तुसी अपनी ओह अपनी की कहंदे नूं डिजिटल अपने बिटकॉइन, यू कैन स्टोर योर बिटकॉइन, ठीक है, एंड अदर क्रिप्टो करेंसी। जब अपनी बिटकॉइन ਜਾਂ ਬਿਟਕॉइन जो है कोई होर क्रिप्टो करेंसी है ਉਹਨੂੰ स्टोर ਕਰਦੇ ਹੋ, ठीक है, किसी वॉलेट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ मैटर करदा वॉलेट ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, हॉट है या कोल्ड है। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ हॉट कोल्ड, अगर तुसी अपना जो बिटकॉइनस या फिर होर भी कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, अगर ਤਾਂ ਉਹ इंटरनेट ਨਾਲ कनैक्टेड है, वो वॉलेट इंटरनेट ਨਾਲ, ठीक है, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ हॉट ਕਹੋਗੇ। जे कनैक्टेड नहीं है, नॉट कनैक्टेड, किसी USB ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ अपने बिटकॉइनस या फिर क्रिप्टो करेंसी, USB ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲਡ ਵॉलेट ਬੋਲੂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ हॉट वॉलेट ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ठीक है, हॉट वॉलेट। समझ आ गई ये चीज़, बिल्कुल सौखी सीगी, ठीक है। उस तो बाद हैगा बिटकॉइन का, हाँ जी, क्रिप्टो जिहड़ा विंटर इन बिटकॉइन प्राइसिस। विंटर का मतलब की है, प्राइसिस गिर के, दैट्स इट। इन्ना याद रखना है कि क्या डिनोट करता क्रिप्टो विंटर, कि हाँ जी प्राइसिस गिर गए, दैट्स इट। बिटकॉइन क्रॉस हिस्टोरिकल इन्ना मार्क इन दिसंबर 2024 दिसंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਾਰਕ ਕਰ ਗਿਆ, ठीक है। लदी जब भी न्यूज़ आती है, जिमें आह ट्रंप ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੇਗਾ ਟੈਕਸਿਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਦੀ ਬਿਟਕॉइन। सो इन दिस बिकॉज ऑफ दिस प्राइजेस हाइक कैन बी एनी फर्दर, लाइक एलोन मस्क कहता ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ कि यू कैन बाय माई कार बाय पेमेंट थ्रू दी बिटकॉइनस। सो दिस इज़ द वन ऑफ द रीजनस। ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਨੂੰ ਔਰ ਜੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਜੋ ਹੈ USA ਬਿਟਕॉइन ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ US ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਜ਼ created. The US government purchase oil when it is available at a cheap price, uses is at a buffer against the global supply shocks later. ਸੋ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਏ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਸੋ at the same time we also have the right to make it and we have the right to buy it from the Russia. Over the year, US federal officer seized 2 lakh bitcoins from the criminal and tax evaders. Jan 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ Trump set up a committee to create US Bitcoin Strategic Reserve Fund from it, and benefits क्या होंगे, sell bitcoins at a profit when its prices goes up, खुद बेच दूंगे वो सरकार, use the profit money for the welfare program and cover the fiscal debt without raising taxes. So in this manner ਇਹ ਜੋ ਇਕੱਠਾ टैक्स और criminal ਦਾ bitcoins है ਉਹ that can be used by the government. बिटकॉइन हाविंग क्या होंदी है,
ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਾਈਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 2 ਬਿਟਕੋਇਨ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ, ਸੌਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ 1 ਹੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਓਨਲੀ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬਿਟਕੋਇਨ ਹਾਵਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। 50% ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋਰਮਲੀ ਐਵਰੀ 4 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਸੀਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਰੀਸੈਂਟ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਸਕੈਮ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਗਲੋਬਲ ਸਕੈਮ ਕਿਆ ਹੋਏ ਹੈ, FTS ਬਿਨਾਂਸ ਦਾ ਇਨਫੇਮਸ, ਬਿਨਾਂਸ ਜੋ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਇਨਫੇਮਸ ਹੈ ਫਰੋਡ ਔਰ ਸਕੈਮਸ ਦੇ ਲਈ। FTS ਹੈ, ਇਟਸ ਫਾਊਂਡਰ CEO ਅਰੈਸਟਡ ਫॉर ਸਕੈਮ, 10 lakh plus investor money got stuck। ਕੋਈ FTS ਕੰਪਨੀ ਐਕਸ, ਸੌਰੀ FTX ਕੰਪਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਐਕਸ ਹੈ, ਦਿਸ ਇੰਡੀਅਨ cryptocurrency portal lost $230 plus millions in cyber attack। ਉਸ ਤੋਂ